ये बंदा अपनी पार्टी के पीछे छूट जाता है जब वे मॉन्स्टर्स को हराकर लूट की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी उसे इस बात का बुरा नहीं लगता। इसके बजाय वो अपनी यूनिक रिसाइकलिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, हर मॉन्स्टर की लाश को एट्रीब्यूट पॉइंट्स में बदल देता है और बोनस के तौर पर उसे एक नई स्किल भी मिलती है। लेकिन बाकी अवेकनर्स को ऐसा ओपी पावर्स वाला बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जब उनका सामना डंजन बॉस से होता है, वे चूहों की तरह भागते हैं और हमारे हीरो को चारे की तरह पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो उन लूजर्स को भी रिसाइकिल कर देता है, जिससे उसे कुछ और काम की स्किल्स मिलती हैं, और उन लोगों से अपना बदला भी ले लेता है जिन्होंने उसे कचरा समझकर उसका मजाक उड़ाया था। पहले वो सच में एक कचरा ही था जिसके पास कोई पावर या स्किल नहीं थी। उसे एक स्कैवेंजर के तौर पर काम करना पड़ता था और अवेकनर्स के डंजन क्लियर करने के बाद बचा कुचा सामान इकट्ठा करना पड़ता था। ये सालों तक चलता रहा, जब तक एक दिन अचानक एक भेड़िया मॉन्स्टर सामने नहीं आ गया और उसकी पार्टी उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गई, जैसा वो हमेशा करते थे। वो हथियारों के लिए आसपास देखता है, पर उसे बस एक लकड़ी की शील्ड और एक लकड़ी का स्टाफ मिलता है, जो दोनों लेवल 1 के होते हैं। भेड़िए की हालत बहुत खराब है और उसे एहसास होता है कि यही वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो भेड़िए से लड़ने लगता है, जबकि दूसरे स्कैवेंजर्स चिल्लाते हैं कि वो पागल है जो एक ऐसे जीव से लड़ रहा है जिसे सिर्फ जॉब चेंजर्स ही संभाल सकते हैं। जवाब देता है कि उसे ये पहले से पता है और उसके सारे स्टैट्स अभी भी लेवल 1 पर ही हैं। वो कड़वाहट के साथ सोचता है कि इतने कमजोर एट्रीब्यूट्स के साथ वो सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स के डिफेंस को भी नहीं तोड़ सकता। फिर भी वो जोर देकर कहता है कि ये बात वो किसी और से बेहतर समझता है, तो बस और ज्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इसी के साथ वो भेड़िए पर वार करता है। इस बीच चेन हंसता है। उसे ये देखकर मजा आता है कि डीमन वुल्फ की खराब हालत देखकर स्कैवेंजर्स पैनिक कर रहे हैं। वो कहता है कि जहां वे कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर अमीर बन सकते हैं, वहीं डीमन बीस्ट के सामने स्कैवेंजर्स एकदम बेकार हो जाते हैं, जिससे साबित होता है कि वे नीच कचरे के अलावा कुछ नहीं है। एक और जॉब चेंजर ग्रुप से कहता है कि सिर्फ कीमती सामान इकट्ठा करो और बाकी सफाई करने के लिए स्कैवेंजर्स के लिए छोड़ दो। जैसे जैसे स्कैवेंजर्स उस बीस्ट मॉन्स्टर के बारे में चिल्लाते रहते हैं, एक लड़की बॉस को बताती है कि लगता है वहां से एक मॉन्स्टर निकल गया है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। चेन दूसरों से कहता है कि वे बैंगनी कपड़े का टुकड़ा न लें क्योंकि वो उसे पहले ही अपना बता चुका है। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर भेड़िए से लड़ना जारी रखता है और आखिरकार अपना हथियार डीमन की आंख में घुसा देता है, जिससे उसे क्रिटिकल हिट और 1 पॉइंट मिलता है। चेन पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है, ताना मारते हुए कहता है कि लगता है एक अकेले भेड़िए ने एक लो लेवल बीस्ट को मार गिराया। वो उसे कॉलर से पकड़ता है और उस पर चिल्लाता है, ये पूछते हुए कि वो सिर्फ एक भेड़िया मारने के लिए हीरो की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। चिल्लाता है कि वे बेकार लाशों पर पैसा बर्बाद नहीं करते। इस दौरान मेन कैरेक्टर जॉब चेंजर बनने के बारे में सोच रहा होता है। जॉब चेंजर का करियर पाथ फिक्स नहीं होता। एक बार जब कोई लेवल 1 तक पहुंचने के लिए काफी एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लेता है, तो लेवल 0 वाला इंसान भी सक्सेसफुली जॉब स्विच कर सकता है। कुछ केसेस में वे हिडन जॉब्स को भी अनलॉक कर सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए, लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पाने के तरीके खोजने होंगे। लेकिन एक लेवल 0 वाले के लिए जो डीमन बीस्ट को डैमेज नहीं दे सकता, ये काम स्वर्ग जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। शिंग ने सालों तक अपनी जान जोखिम में डालकर गारंटीड क्रिटिकल हिट्स मारने की कोशिश की है, बस इतना कि कम से कम 1 पॉइंट का डैमेज दे सके। आखिरकार अपनी मेहनत से वो एक्सपीरियंस इकट्ठा करने में कामयाब रहा। अब इस डीमन वुल्फ को मारने के बाद सारी कंडीशंस आखिरकार पूरी हो गई हैं। उसका एक्सपीरियंस 100 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है और उसका लेवल बढ़ जाता है। उसी समय चेन ये सोचकर गुस्से से पागल हो जाता है कि जिसे वो कचरा समझता था, उसने जॉब शिफ्ट ट्रिगर कर ली है। चिंग स्कैवेंजर से स्कैवेंजर लेवल 1 बन जाता है, जो उस क्लास के लिए मैक्सिमम लेवल है। चेन ठहाका मारकर हंसने लगता है और कहता है कि जॉब चेंज के बाद भी वो अभी भी सिर्फ एक कचरा उठाने वाला ही है। वो चिंग के कंधे पर हाथ मारता है और हंसते हुए कहता है कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। वो इसे जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका कहता है, लेकिन चिंग ने फिर से एक बेकार रोल चुना जो उसके हिसाब से उस पर बिल्कुल सूट करता है। वो मजाक में उसे लेवल 1 स्कैवेंजर कहता है और कहता है कि चूंकि उसके सारे जान पहचान वाले चले गए हैं, इसलिए उसे अकेले ही क्लीन अप मिशन संभालना होगा। फिर चेन अपने टीममेट्स को बुलाते हुए वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि उसे उन्हें कुछ बताना है। इस बीच मेन कैरेक्टर खुद से सवाल करता है कि क्या वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद भी अभी भी कमजोर है। वो बड़बड़ाता है कि वो अपने किसी भी लेवल अप एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि एक स्कैवेंजर लेवल 1 पर ही रुक जाता है। जैसे ही वो भेड़िए की लाश को देखता है, वो सोचता है कि स्कैवेंजर की असली एबिलिटीज क्या है। अचानक उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और डीमन वुल्फ के बारे में सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाती हैं। एक मैसेज आता है, रिसाइक्लेबल कचरा मिला, एक लो लेवल स्पिरिट वुल्फ की लाश। हैरान होकर मेन कैरेक्टर देखता है कि उसकी पीठ से जादुई हाथ निकलते हैं और डीमन वुल्फ की लाश को अपनी ओर खींचने लगते हैं। वो जोर से बोलता है कि क्या ये मैक्सिमम लेवल वाले स्कैवेंजर की एबिलिटी है। ये थोड़ा डरावना लगता है,
लेकिन हाथ पूरी तरह से उस डीमन को सोख लेते हैं। कचरे का इंटीग्रेशन शुरू होता है और कुछ ही देर में पूरा हो जाता है। हाथ उसे एक स्पिरिट डैश कार्ड और 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स देते हैं, जो डीमन वुल्फ को मारने का उसका रिवॉर्ड है। ये सब समझने की कोशिश करते हुए उसे एहसास होता है कि वे लाशों से कार्ड और पर्सनल एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। वो ये कंफर्म करने के लिए अपना एट्रीब्यूट सिस्टम खोलता है कि क्या ये सच है। हाथ उसे इन्फॉर्म करते हैं कि कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उसे 3 एजिलिटी पॉइंट्स की जरूरत है। बिना किसी हिचकिचाहट के मेन कैरेक्टर अपने तीनों एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है। स्पिरिट वुल्फ कार्ड इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद जिससे 4 पॉइंट्स मिलते हैं और जिसके लिए 3 से ज्यादा एजिलिटी पॉइंट्स चाहिए, उससे पूछा जाता है कि क्या वो इसे एक्टिवेट करना चाहता है। वो हाँ में जवाब देता है और उसका शरीर कार्ड की एनर्जी को सोखने लगता है। वो सोचता है कि उसमें क्या बदला है, क्योंकि बाहर से कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। जॉब चेंजर्स उस पर चिल्लाते हैं कि काम शुरू करो। ऐसे ही वो चलने की कोशिश करता है, उसके पैरों में अचानक जबरदस्त स्पीड आ जाती है जो उसे संभाल नहीं पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। जो हुआ उसे समझकर वो जान जाता है कि ये कार्ड से मिली एबिलिटी है। जैसे ही वो उठता है, उसका विजन बदल जाता है। उसके आसपास की लाशों पर अब मैसेज दिखता है, रिसाइक्लेबल कचरा मिला। उसे एहसास होता है कि वो न केवल एट्रीब्यूट्स पा सकता है, बल्कि डीमन बीस्ट की पावर्स को भी रिसाइकिल कर सकता है। और ये लेवल 1 पर एक अबिसल स्कैवेंजर की यूनिक एबिलिटी है। एक बार फिर उसकी पीठ से हाथ बाहर निकलते हैं और लाशों की ओर बढ़ते हैं। वो हैरानी से कहता है कि ये एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करना जारी रखता है, जबकि हमारा हीरो समझाता है कि जैसे ही उसने स्पिरिट वुल्फ की लाश को छुआ, उसे एक नई एबिलिटी मिली, सोल डैश। वो घोंसली हाथ फिर उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट देता है जो उसने कमाया था, और मेन कैरेक्टर क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। पहली बार एट्रीब्यूट्स मिलने के इस अनजान प्रोसेस को देखकर वो काफी एक्साइटेड है। उसे ये भी एहसास होता है कि एक ही तरह की लाशों से कम नई एबिलिटीज मिलती हैं। असल में एक ही स्पीशीज को कंज्यूम करने पर रिवॉर्ड्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हाथ उसे एट्रीब्यूट पॉइंट हासिल करने के लिए शाबाशी देते हैं और अब्जॉर्प्शन के फायदों के बारे में बताते हैं। ऐसा करते हुए वो सोचता है कि क्या स्किल्स के लिए 1 टाइम रिवॉर्ड्स पाने के लिए ताजी लाशों की जरूरत होती है। उसके टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स 111 तक पहुंच गए हैं और वो सोचता है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। अपने एट्रीब्यूट बोर्ड को देखते हुए वो नोट करता है कि ऐसा लगता नहीं है कि फ्यूचर में उसे पॉइंट्स की कोई कमी होगी। वो उन्हें बराबर बांटना शुरू कर देता है। कहीं और जॉब चेंजर्स डीमन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं और अब सिर्फ 2 जीव बचे हैं। लड़ाई के दौरान चेन अपने बॉस को बताता है कि हमारे हीरो ने लेवल 1 स्कैवेंजर के तौर पर जॉब चेंज कर लिया है। बॉस जवाब देता है, ये मानते हुए कि उसने पहले कभी ऐसी अजीब जॉब चेंज टेबल नहीं देखी। एक और जॉब चेंजर बीच में बोलता है कि जबकि कभी कभी ग्रैंड जॉब चेंज रजिस्ट्री में हिडन जॉब्स जुड़ती रहती हैं, लेकिन टॉप टियर जॉब रैंकिंग सालों से नहीं बदली है। वो दावा करता है कि ये सो कॉल्ड हिडन जॉब्स और कुछ नहीं, बस एक मजाक है। चेन आगे कहता है कि उसका हाईएस्ट लेवल सिर्फ 1 तक बढ़ा है, जिससे वो F रैंक पर आ गया है, जो बाकी 0 लेवल स्कैवेंजर्स से थोड़ा ही स्ट्रांग है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बदला। उनका बॉस उन्हें ऑर्डर देता है कि हमारे हीरो पर ध्यान देना बंद करो और आगे बढ़ते रहो। जल्द ही उन्हें एक साथ ढेर की गई सूखी हुई लाशों का एक टीला मिलता है। बॉस अनाउंस करता है कि उन्होंने मिशन टारगेट ढूंढ लिया है, जो फाल्कन हंटिंग ग्रुप के कैप्टन के अवशेष हैं। एक जॉब हंटर लाशों की जांच करता है और कहता है कि अबिसल ट्रांसफॉर्मेशन शायद पिछले 48 घंटों में ही हुआ है, फिर भी लाशें अजीब तरह से सूखी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी एनर्जी किसी तरह के डार्क मैजिक ने सोख ली हो। ग्रुप की एक लड़की कहती है कि उन्हें सिर्फ लो लेवल जॉम्बी वाले भेड़िए मिले थे, जिससे ये और भी अजीब लगता है कि फाल्कन हंटिंग ग्रुप जैसी बी रैंक टीम यहाँ खत्म हो जाएगी। अचानक लाशें हिलने लगती हैं और उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। इसी बीच एक न्यूज एंकर रिपोर्ट करता है कि शेनफेंग सिटी के पीपल्स मॉल में अबिसल ट्रांसफॉर्मेशन फैल गया है। इसे शुरुआत में बी लेवल म्यूटेशन के तौर पर क्लासिफाई किया गया है और लापता लोगों की संख्या पहले ही 217 तक पहुंच चुकी है। सीन पर वापस लौटते हैं। उनका बॉस चिल्लाता है कि सब पीछे हट जाओ, हमें धोखा दिया गया है। जब लाशें हमला करती हैं, चेन कहता है कि वो सोच रहा था कि सारी लाशें कहाँ चली गईं। अब ये साफ है, उन्हें एक डरावने पहाड़ की तरह इकट्ठा किया गया है। बॉस उन्हें फिर से चेतावनी देता है कि जाल में न फंसे। उन्हें शिकार को और अंदर खींचने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। अचानक ए रैंक का एक हाई लेवल अबिसल मैन ईटिंग प्लांट बाहर आता है। यही इस अबिस का असली मास्टर है। दोबारा जिंदा हुई फाल्कन हंटिंग ग्रुप आगे बढ़ती है और हमला करती है। कहीं और मेन कैरेक्टर शांति से बैठकर अपने स्टैट्स रिव्यू कर रहा है। उसने सिटी टेस्ट के दौरान 50 लाशों को रिसाइकिल करके नोविस स्कैवेंजर माइलस्टोन हासिल कर लिया है। सिस्टम उसका रिवॉर्ड दिखाता है, एक ऑर्डिनरी क्वालिटी का हार्ट नेकलेस और एक बेसिक डैगर। हालांकि मेन कैरेक्टर इससे खुश नहीं है और इन रिवॉर्ड्स को कचरा कहकर रिजेक्ट कर देता है। तभी उसे एक दुश्मनी भरी आवाज सुनाई देती है। वो जिंदा हुई लाश उस पर हमला कर देती है। तुरंत वो एक एजिलिटी चेक ट्रिगर करता है और एक तेज मूवमेंट के साथ उस वार से बच जाता है। उस जीव को देखते हुए
वो बड़बड़ाता है कि उसे सच में लगा था कि वो अभी मर जाएगा। इस समय उसे एहसास होता है कि उसके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं, शायद उन एट्रीब्यूट पॉइंट्स की वजह से जो उसने हाल ही में असाइन किए थे। उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। मेन कैरेक्टर स्पिरिट डैश एक्टिवेट करता है और उस जिंदा लाश पर काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि वो भी अब एक जॉब चेंजर है और इस बार डैमेज 0 नहीं होगा। वो 20 का स्ट्रेंथ चेक ट्रिगर करता है, जिससे टारगेट का डिफेंस टूट जाता है और उसका फिजिकल डैमेज 2 गुना हो जाता है। वो खुद के इस नए वर्जन से काफी सेटिस्फाइड महसूस करता है। इंटेलिजेंस में 20 पॉइंट्स डालने की वजह से उसकी बढ़ी हुई सूझबूझ उसे टारगेट द्वारा बिछाए गए हिडन ट्रैप्स को डिटेक्ट करने में मदद करती है। उस जीव को स्टडी करते हुए, जो एसेंस लेवल का एक पैरासिटाइज्ड इंसान है, वो उसकी कमजोरी पहचान लेता है, जो कि आग है और उसकी गर्दन का जोड़। वो ऑर्डिनरी डैगर से उस कमजोर जगह पर वार करता है और सक्सेसफुली उस पैरासिटाइज्ड इंसान को खत्म कर देता है। एक्शन 20 का कॉन्स्टिट्यूशन चेक ट्रिगर करता है और पॉइजन रेजिस्टेंस फ्रूट के लाश वाले इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है। इस बीच चिंग बहुत खुश है। ये पहली बार है जब उसने पूरी तरह से अकेले किसी को मारा है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि पैरासिटाइज्ड इंसान को अब रिसाइकिल किया जा सकता है। वो मान जाता है। साइकिल करने पर सिस्टम उसे टॉक्सिक इवैल्यूएशन नाम की एक पैसिव स्किल देता है, जिससे वो पॉइजन इफेक्ट्स को फायदेमंद चीजों में बदल सकता है। वो स्किल कार्ड को देखता है और समझ जाता है कि इसका मतलब है कि अब वो खराब पोशंस को भी टॉनिक की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सिस्टम आगे बताता है कि उसे 5 और एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं जिन्हें वो कहीं भी लगा सकता है। ये उसे एक खराब पोशन देता है और उसे डीकम्पोज करने का निर्देश देता है, ये दिखाते हुए कि खतरनाक पॉइजन भी एक पॉजिटिव ताकत बन सकता है। वो इस दावे को टेस्ट करने के लिए इसे पी लेता है और सारे क्रिटिकल इफेक्ट्स हीलिंग इफेक्ट्स में बदल जाते हैं। सिस्टम रिवील करता है कि उसके सारे बेसिक एट्रीब्यूट वैल्यूज अब 2 गुने हो गए हैं और ये इफेक्ट 10 मिनट तक रहेगा। अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी महसूस करता है। वो एक बार फिर अपने एट्रीब्यूट्स देखता है, लेकिन पीछे से आ रही एक आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। पीछे मुड़कर वो देखता है कि पैरासिटाइज्ड इंसानों की एक भीड़ उसकी ओर भागी आ रही है। उसको तैयार करते हुए वो लड़ाई में कूद पड़ता है और कहता है कि वो ये चिंग है, एक स्कैवेंजर, और वो उन सबको गलत साबित करने वाला है जिन्होंने उसे कचरा या बेकार कहा था। दूसरी तरफ जॉब चेंजर्स भी इन जीवों से लड़ रहे हैं और उनमें से एक कहता है कि वे असल में पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इसकी मेन वजह यह है कि मैन ईटिंग प्लांट उन्हें कंट्रोल कर रहा है। बॉस पीछे हटने का हुक्म देता है, लेकिन पैरासिटाइज इंसान एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। चेन वहां से भाग जाता है। उसने ठान लिया है कि वो यहां नहीं मरेगा। वो जोर देता है कि वो अपने पैसे नहीं खोएगा क्योंकि उसने पहले ही काफी इक्विपमेंट इकट्ठा कर लिया है। अब उसे बस टीम की हार को समझाने के लिए एक अच्छा बहाना चाहिए। भागते हुए वो पीछे मुड़कर उनकी ओर देखता है। अचानक कोई उससे टकराता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे एहसास होता है कि ये वही स्कैवेंजर कचरा है। इस बीच चिंग उसका सामना करता है और पूछता है कि क्या उसने सच में अपनी जान बचाने के लिए अपनी टीम को धोखा दिया। पर चेन उसे छोड़कर चिंग के पीछे पैरासिटाइज्ड इंसानों के ढेर को देखता रह जाता है और पूछता है कि क्या सच में उसने उन सबको मार दिया। अपने मन में चेन फैसला करता है कि वो इस बंदे को जाने नहीं दे सकता। वो सुपरवाइजर्स को सब कुछ बता सकता है। चेन मेन कैरेक्टर पर गुर्राता है और चिल्लाता है कि अगर वो सच में स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे खुद को मॉन्स्टर्स को खिला देना चाहिए। वो लात मारता है, लेकिन चिंग की बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है, जिससे एक स्ट्रेंथ चेक ट्रिगर होता है और चेन के पैर में अचानक तेज दर्द होता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर उसके ऊपर खड़ा होता है और ठंडेपन से कहता है कि चेन असल में कचरे से भी बदतर है। उसी पल वो डरावने हाथ फिर से निकलते हैं और चेन को खींच कर ले जाते हैं, जबकि वो मदद के लिए पागलों की तरह चिल्लाता रहता है। कुछ ही देर बाद हाथ उसे वापस बाहर फेंक देते हैं और उसे नॉन रिसाइक्लेबल कचरा घोषित कर देते हैं। इस बीच सिस्टम मेन कैरेक्टर को नोटिफाई करता है कि उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटी अपग्रेड हो गई है। अब ये उन बेकार एबिलिटीज को टारगेट करता है जिन्हें यूजर की मर्जी से रिसाइकिल किया जा सकता है। वो एक कार्ड एक्टिवेट करता है, कंट्रोलर ऑफ ऑल फ्लेम्स। सिस्टम उसे बताता है कि फायरबॉल स्किल के लिए 15 इंटेलिजेंस पॉइंट्स चाहिए और 50 पॉइंट्स होने की वजह से वो ओवरकास्ट इफेक्ट और फायरबॉल स्किल दोनों को ट्रिगर कर सकता है, जिससे एक ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन में बदल जाता है। पैरासिटाइज्ड इंसानों का एक झुंड उसकी ओर बढ़ता है तो वो अपग्रेडेड फायरबॉल छोड़ देता है, जिससे वे कुछ ही सेकंड्स में राख बन जाते हैं। पर वो अचानक झुंझलाहट में चिल्लाता है। वो उन्हें रिसाइकिल करना चाहता था। एक पैरासिटाइज्ड इंसान पीछे से उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद वो उसे मारने में कामयाब हो जाता है। जॉब चेंजर का बॉस भी एक मॉन्स्टर में बदल गया है और मेन कैरेक्टर उससे भी लड़ने लगता है। हराने के बाद वो उसकी लाश को रिसाइकिल करने के लिए माफी मांगता है। चिंग को एक डैगर मास्टरी कार्ड मिलता है, जिससे उसे एक हत्यारे की तरह डैगर चलाने और लगातार हमला करने की एबिलिटी मिलती है। जैसे ही वो कार्ड एक्टिवेट करता है,
उसे महसूस होता है कि डैगर उसकी पकड़ में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हमारा हीरो पैरासिटाइज्ड इंसानों से लड़ता है, जबकि चेन इंट्रोगेशन रूम में सुपरवाइजर्स के सामने बैठा है। उससे फाल्कन ग्रुप की लाशों को ढूंढने के मिशन के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उन लाशों के बिना उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड में चिंग के एट्रीब्यूट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब वो एक विशाल मैन ईटिंग प्लांट के सामने खड़ा है। सुपरवाइजर्स चेन पर गायब लाशों के बारे में फिर से दबाव डालते हैं। वो उन्हें बताता है कि लाशों को वो आदमी खींचकर अबिस में ले गया, पर वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से चेन उस डंजन का इकलौता सर्वाइवर है, इसलिए जिस आदमी की वो बात कर रहा है उसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। उन्हें और भी ज्यादा शक इसलिए होता है क्योंकि लौटने के बाद उसका लेवल गिरकर 1 हो गया है। चेन चिल्लाता है कि उस आदमी ने न सिर्फ लाशें ली बल्कि उसकी एबिलिटीज को भी रिसाइकिल कर दिया, लेकिन सुपरवाइजर्स इसे मतिभ्रम कहकर खारिज कर देते हैं और किसी के रिसाइकिल होने और बाहर थूक दिए जाने के आइडिया पर हंसते हैं। उनके यकीन न करने की वजह से वे पूरी टीम को गद्दार करार दे देते हैं। फिर भी चेन अपनी बात पर अड़ा रहता है और जोर देता है कि वो सच कह रहा है कि उस कचरे वाले आदमी ने सच में उसके साथ ऐसा किया है। इस बीच हमारा हीरो एक बी रैंक अबिस के गेट के सामने खड़ा होकर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। उसे याद आता है कि कैसे वो ब्लैक मार्केट में मैजिक क्रिस्टल्स बेचता था और उसे उनकी कीमत का मुश्किल से 30% ही मिलता था। प्राइवेट ट्रेडिंग इलीगल थी क्योंकि क्रिस्टल मार्केट पर बड़ी कंपनियों का कब्जा था और मामूली मुनाफे से वो बड़ी मुश्किल से अपना कर्ज चुका पाता था। अब अगर वो अपनी रिसाइकलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल ज्यादा खुलेआम करता है तो कोई सुपरवाइजर्स को उसकी रिपोर्ट कर सकता है। उसकी इस अजीब हिडन जॉब की वजह से ये रिस्क है कि वे उसे रिसर्च के लिए 1 साल से ज्यादा समय तक कैद रख सकते हैं। वो अपने हाथ की ओर देखता है जिस पर रिसाइकलिंग का निशान है, जो उसकी सीक्रेट जॉब की परमानेंट याद दिलाता है। फिलहाल उसका पूरा ध्यान पैसे कमाने पर है। वो जॉब चेंजर्स के एक ग्रुप में शामिल हो जाता है जो नए खुले अबिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस बार रिवॉर्ड्स दोगुने होंगे। बॉस जॉब चेंजर्स को आगे आकर साइन अप करने के लिए कहता है, पर सिर्फ बी रैंक या उससे ऊपर वालों को। शिंग आगे बढ़ता है और कहता है कि वो लेवल 1 स्कैवेंजर है और पूछता है कि क्या वो क्वालिफाइड है। बॉस ठहाका मारकर हंसने लगता है और उसे खुद को जॉब चेंजर कहने के लिए चिढ़ाता है। वो उसे हाथ हिलाकर पीछे हटने को कहता है और कचरा उठाने के काम पर लगे रहने को बोलता है। किंग चुपचाप एक प्लान बनाता है, पीछे ही रहेगा, एक कमजोर होने का नाटक करेगा और बिना किसी की नजर में आए चुपचाप लाशें और कबाड़ इकट्ठा करेगा। तभी एक आदमी चिंग की कलाई पकड़ लेता है जब वहां लू फैमिली की बेटी आती है, जिसे हाल ही में अपना गॉड चोजन जॉब मिला है। वो उन्हें चिंग को साथ ले जाने का आर्डर देती है और कहती है कि उनके पास पहले से ही काफी लोग हैं। लियू शिंगरैन है, हंटिंग ग्रुप की उभरती हुई स्टार, जिसे गॉड चोजन चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। वो आदमी विरोध करता है और कहता है कि किंग सिर्फ लेवल 1 का है और उसके पास क्वालिफिकेशंस का कोई प्रूफ भी नहीं है। लियू इस बात को खारिज कर देती है और कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां मौजूद हर कोई वैसे भी बस भीड़ बढ़ाने के लिए है, कचरे की तरह। वो आदमी मान जाता है और इस बात से सहमत होता है कि आखिरी फैसला उसी का होगा, क्योंकि हंटिंग ग्रुप उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी पर काम करता है और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जब चिंग सोचता है कि उसे लगभग बाहर निकाल ही दिया गया था, तो वो इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वो लियू के चेहरे को ध्यान से देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसने उसे पहले कहां देखा है। उसे याद आ जाता है 2 साल पहले जब उसने अपना पहला डीमन मारा था, वो वहीं थी। उसे शौक में घूर रही थी और पूछ रही थी कि उसके जैसा कोई जो सिर्फ एक कचरा उठाने वाला है ऐसा काम कैसे कर सकता है। उसने माना कि उसने केवल लोगों को लेवल अप करने के लिए उस मेथड का इस्तेमाल करने के बारे में सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कोई सच में ऐसा करेगा। उसने जवाब दिया था कि वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है और फिर मैजिक क्रिस्टल इकट्ठा करने लगा। उसने उससे कहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। उसने गुस्से में जवाब दिया कि उसके जैसे जॉब चेंजर्स को कोई अंदाजा नहीं है कि उसके जैसे लोगों के लिए जिंदगी कितनी कठोर और कड़वी थी। गुस्से में उसने उस पर सबको छोड़ देने का आरोप लगाया था और अकेले आगे बढ़ने का फैसला करने का इल्जाम लगाया, जबकि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए डीमन बीस्ट के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ा था। उसने जवाब में चिल्लाकर कहा था कि उसने ऐसा सिर्फ और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए किया। उस जगह को जीतने वाली पहली इंसान बनना चाहती थी। जब उसने पूछा कि उसका मतलब किस जगह से है, तो उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे जॉब बदलने की वजह पूछ ली। उसने उसे बताया कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनना चाहता है। उसे याद है कि जब उन्होंने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने उसे गुड लक विश किया था और कहा था कि वो उसके जॉब चेंजर बनने का इंतजार करेगी। उसने उसे जॉब बदलने के बाद अपनी टीम में शामिल होने के लिए भी इनवाइट किया था और उस जगह को एक साथ जीतने का प्रपोजल दिया था। उन्होंने एक डील की थी। उस समय वो पहले ही 30 डीमंस को मार चुकी थी, जबकि वो सिर्फ एक को ही मार पाया था। उसने उससे कहा था कि वो उसके जॉब चेंज के बाद उससे दोबारा मिलेगी। फिर उसके पिता के आदमी आ गए। वो उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि वो चुपके से भाग गई थी। उन्होंने चिंग को उसके पास खड़े होने के लिए डांटा और उसे खींचकर वापस ले जाने की कोशिश की। जैसे ही उसे खींचकर ले जाया जा रहा था,
उसने उसकी तरफ एक क्रिस्टल फेंका और कहा कि ये उसका रिवॉर्ड है। उसके बाद चिंग अपने रास्ते चला गया था। अब दोबारा उसके बगल में खड़े होकर उसे उसका नाम लियू शिंगरैन याद आता है। एक दूसरा आदमी ये बात सुन लेता है और उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि वो यकीनन लियू शिंगरैन है और पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। वो उसे जाकर क्रिस्टल्स लाने का ऑर्डर देता है। जब दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं तो वो उसे पीछे से देखता है और बड़बड़ाता है कि वो किसी को भी निराश न करने की पूरी कोशिश करेगा। लियू उसकी बात सुन लेती है और रूखेपन से जवाब देती है कि ये अच्छा है, हालांकि उसका लहजा अभी भी अनफ्रेंडली है। फिर वो सभी को तुरंत अबिस में जाने का ऑर्डर देती है। वे एक एक करके गेट में घुसने लगते हैं, जबकि वो लड़का मन ही मन इस बार खूब पैसा कमाने की कसम खाता है। पिछले अबिस में उसने शील्ड वॉरियर, असैसिन और बरसैरकर की एबिलिटीज में महारत हासिल कर ली थी और मैनेटिंग प्लांट से सुपर रीजनरेशन नाम का एक बॉस लेवल स्किल भी हासिल कर लिया था। इसके अलावा अपने रेडार चार्ट पॉइंट एलोकेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसने अपने चुने हुए प्रोफेशन की परवाह किए बिना किसी भी कमजोरी को खत्म कर दिया था। अब हर एट्रीब्यूट 100 पॉइंट से ज्यादा हो सकता था, जो 6 स्टैट्स में बराबर बंटा हुआ था। वही था जिसने पिछले अबिस में सब कुछ रिसाइकल किया था। जैसे जैसे वे अबिस में और गहरे जाते हैं, वो सोचता है कि असल में कौन सा लेवल 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बराबर है। उसकी ऑब्जर्विंग आई दूसरों के स्टैट्स को स्कैन करती है। वो एक आदमी पर हंसता है जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 12 पॉइंट्स है और इंटेलिजेंस में निराशाजनक 1 पॉइंट है। वो हिसाब लगाता है कि अगर एक नॉर्मल इंसान की स्ट्रेंथ 1 पॉइंट है तो 12 पॉइंट्स वाले किसी के पास 12 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है। उस लॉजिक से उसकी अपनी 100 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ के साथ उसके पास एक आम इंसान पर 100 गुना ज्यादा एडवांटेज है। अचानक गुफा में जोरदार गड़गड़ाहट गूंजती है, लेकिन चिंग इसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देता है। कुछ ही पलों बाद कोई चिल्लाता है कि उसे एक चेस्ट मिला है और पूरा ग्रुप उधर भागता है। उनके बीच कोई असैसिन न होने के कारण उन्हें एहसास होता है कि वे इसे नहीं खोल सकते। ये एक रैंक ए लेवल का चेस्ट है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ उठाता है और कुछ सेकंड के बाद उसे सक्सेसफुली अनलॉक कर देता है। आदमी अविश्वास में हांफता है। वो बताता है कि ऐसे चेस्ट को केवल असैसिन या लेवल 5 से ऊपर वाले ही अनलॉक कर सकते हैं। वो जानना चाहता है कि प्रोटैगनिस्ट ने ये कैसे किया। शांति से वो समझाता है कि वो एक स्कैवेंजर है और स्कैवेंजर्स को कबाड़ छानते समय अक्सर ऐसे चेस्ट मिल जाते हैं। वो आदमी सिर हिलाता है और कहता है कि वे मिशन के बाद लूट का माल बांट लेंगे और अभी के लिए फोकस्ड रहना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, प्रोटैगनिस्ट अचानक रुक जाता है और एक आदमी को हिलने से मना करता है। उसे आगे कुछ होने का एहसास होता है। आगे एक पत्थर फेंकता है और तुरंत दोनों तरफ की दीवारें अंदर की ओर बंद होने लगती हैं, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। वे सवाल करने लगते हैं कि क्या वो सच में सिर्फ लेवल 1 का है। वो समझाता है कि ये कोई खास बात नहीं है। स्कैवेंजर्स एक्सपीरियंस के साथ स्वाभाविक रूप से ट्रैप को पहचानने की स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। इस बीच लू पीछे से चुपचाप सुन रही है। उसका सिस्टम एक डिसेप्शन चेक दिखाता है। लोग उस पर विश्वास करने लगे हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उसके 100 इंटेलिजेंस पॉइंट्स जैसा सोचा था वैसा ही काम कर रहे हैं। बॉस उसे ब्रोकन 1 हैंडेड मेस नाम का एक कार्ड देता है, जो लेवल 1 पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला एक हथियार है। प्रोटैगनिस्ट इसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन महसूस करता है कि उनके दिमाग में उसका मूल्यांकन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि वे एक बड़े से हॉल में नहीं पहुंच जाते, जिसके सेंटर में एक चमकती हुई चीज रखी। एक आदमी कमेंट करता है कि ये लेवल के अंत में मिलने वाले खजाने जैसा दिखता है और इस पॉइंट तक पहुंचना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। वो अंदाजा लगाता है कि शायद इस अबिस के रिवॉर्ड रूम में कोई मॉन्स्टर नहीं है। सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को कंफर्म करता है कि यह अबिस एक स्पेशल टाइप का है। इसके रिवॉर्ड रूम में सिर्फ खजाने हैं और कोई दुश्मन नहीं। सेंटर में लाल लिक्विड से भरे एक गॉबलेट के ऊपर एक पत्थर की टैबलेट तैर रही है। एक आदमी टैबलेट उठाता है, लेकिन लियू जल्दी से सभी को अलर्ट रहने की चेतावनी देती है, क्योंकि मॉन्स्टर्स किसी भी पल दिखाई दे सकते हैं। वो आदमी पत्थर की ओर इशारा करते हुए दावा करता है कि उन्हें बस आखिरी खजाना हासिल करना है और फिर वे जा सकते हैं। इस बीच गॉबलेट में मौजूद लिक्विड बेकाबू होकर उबलने लगता है। सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को अलर्ट करता है कि ब्लड ट्रायल शुरू हो गया है और अचानक सारा खून गॉबलेट से बाहर निकल आता है। उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये कोई रिवॉर्ड रूम नहीं है, ये एक ट्रैप है। लियू इसे ब्लड नाइटमेयर के रूप में पहचानती है और सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने का निर्देश देती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी ताकत को छिपाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का केवल 25% इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो रिंग ऑफ वीकनेस पहनता है, जो सभी एट्रीब्यूट्स को एक चुने हुए परसेंटेज तक कम कर देती है। याद आता है कि जब उसने इसे पहली बार हासिल किया था तो वो कितना गुस्से में था और सवाल कर रहा था कि वो कभी ऐसी चीज क्यों पहनेगा जो उसे कमजोर करती है। लेकिन अब वो सोचता है कि जो चीज कभी बेकार लगती थी वो उसका सबसे कीमती टूल बन सकती है। वे ब्लड स्पिरिट से लड़ना शुरू कर देते हैं, जो एक ही वार में तुरंत बिखर जाती हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि स्पिरिट्स इंसानों जैसे रूपों में ढल रही हैं। ब्लड नाइटमेयर शुरू में कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने इंसानी विरोधियों की नकल करता है और उनका मुकाबला करता है,
वो तेजी से मजबूत होता जाता है। हालांकि वे उस क्रीचर पर हमला करते रहते हैं क्योंकि वो और ज्यादा इंसानों जैसे गुण अपनाता जा रहा है, पर वो मरने से इनकार कर देता है। उनमें से एक आखिर में चिल्लाता है, ऐसा लगता है कि इन चीजों को मारा नहीं जा सकता। लियू ब्लड नाइटमेयर्स को एक परफेक्ट टेक्निक से खत्म कर रही है। पहले उन्हें फ्रीज करती है, फिर उन्हें टुकड़ों में तोड़ देती है, वो तेवर चढ़ाती है। वो इस बात से हैरान है कि दूसरे लोग उन्हें उसी तरह से क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। जैसे ही एक और उसके वार से बिखर जाता है, वो बड़बड़ाती है कि कचरा किसी भी रूप में हो, कचरा ही रहता है। लेकिन एक और लड़की विरोध करती है और बताती है कि क्रीचर्स बहुत तेज हैं, जिससे सही मैजिक स्किल्स कास्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट उन्हें मौके पर ही भाप में बदलने पर विचार करता है क्योंकि उसकी तलवार इन दुश्मनों के खिलाफ बेकार साबित हो रही है। वो शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल करता है जिससे आग का एक धधकता हुआ विस्फोट होता है। उसके चारों ओर साथी अविश्वास में फुसफुसाते हैं कि लेवल 1 का कोई व्यक्ति एस ग्रेड इवोकेशन स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। अब केवल कुछ ही ब्लड नाइटमेयर बचे हैं। किंग एक और को मारता है, लेकिन वो बीस्ट हार मानने से इनकार कर देता है और इसके बजाय उनके सामने और बढ़ जाता है। ये खास मॉन्स्टर कोई साधारण खतरा नहीं है, ये एक किंग लेवल का ब्लड नाइटमेयर है। वे सभी घबराए हुए हैं और ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसा क्रीचर बी रैंक के अबिस में कैसे आ गया। प्रोटैगनिस्ट शक के साथ अपनी आंखें सिकोड़ता है। ये मॉन्स्टर्स अपने टारगेट्स के रूपों की नकल कर सकते हैं और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते समय और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो सब कुछ जोड़कर समझ जाता है नाइटमेयर ने जरूर उसके एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और एक किंग लेवल एंटिटी में इवॉल्व हो गया होगा। अब मॉन्स्टर अपने हमले उस पर फोकस करता है। वो हमलों के बीच से सटीकता से बचता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी ही शक्ति से बढ़े हुए एक क्रीचर को हराने के लिए केवल ताकत काफी नहीं होगी। तेज नजरों से आगे बढ़ती है और उसे पीछे हटने के लिए कहती है। वही है जो इस लेवल के ओपोनेंट को संभाल सकती है। वो अंदर घुसती है और नाइटमेयर पर स्लैश करती है, उसे क्रिस्टल जैसी बर्फ में कैद कर देती है। प्रोटैगनिस्ट की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे पता चलता है कि उसने फ्रॉस्ट डोमेन में महारत हासिल कर ली है। हालांकि लियू को जल्दी ही सच्चाई का एहसास हो जाता है, वो अकेले इसे नहीं हरा सकती। इतनी शक्तिशाली चीज के सामने उसकी ताकत अभी भी कम पड़ रही है। एक याद ताजा हो जाती है। उसके सबॉर्डिनेट्स ने उसे अबिस के बारे में चेतावनी दी थी, अनस्टेबल एनर्जी लेवल्स का जिक्र करते हुए, और उससे अकेले न जाने का आग्रह किया था। उस समय एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उसका शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। अब वो उन्हें हटाती है, जिससे उसके ठीक हो चुके घाव दिखाई देते हैं, और घोषणा करती है कि अब अपने अंतिम लक्ष्य टावर के अंधेरे ऊपरी लेवल को चुनौती देने का समय आ गया है। कड़वाहट से सोचती है कि शायद वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी जहां उसके भाई बहन पहुंचे थे, लेकिन अगर वो इस अबिस को जीतने में असफल रहती है तो उसे लियू फैमिली का नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। दांत पीसते हुए वो आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर पर एक और शक्तिशाली हमला करती है। जैसे ही वो हमला करती है, उसके सामने फ्रॉस्ट का एक फ्लैग बन जाता है। सिस्टम एक आवाज करता है, ये घोषणा करते हुए कि 30 मीटर के दायरे में सभी साथियों की स्पीड 50% बढ़ गई है। दृढ़ निश्चय के साथ लियू सोचती है कि भले ही वो इसे सीधे तौर पर नहीं मार सकती, लेकिन वो इसे पूरी तरह से फ्रीज कर सकती है, और जब समय आएगा तो पूरी ताकत से फिर से हमला करेगी। पास में किंग ध्यान से देख रहा है। वो फुसफुसाता है कि ये लेजेंडरी एस रैंक वास्तव में एक गॉड चोजन जॉब है, लेकिन मन ही मन वो सिर्फ इम्प्रेस नहीं है, वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि कौन सी ताकत जीतेगी, किंग लेवल का ब्लड नाइटमेयर या गॉड चोजन नाइट लियू शिंगरैन। लगातार हमलों के बावजूद मॉन्स्टर मरने से इनकार कर देता है। उसे एहसास होता है कि अपने एस रैंक के बावजूद अपने बड़े भाई बहनों की तुलना में उसकी ताकत फीकी पड़ जाती है। लू सरनेम शेयर करने से उसे कोई तसल्ली नहीं मिलती। अपने परिवार में उसे लगता है कि वो सबसे कमजोर कड़ी है। उसे अपने भाई बहनों की यादें आने लगती हैं जो उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कचरा कहते थे। उन्होंने उसे कभी भी अबिस में उतरने नहीं दिया था, ये दावा करते हुए कि ये बहुत खतरनाक था। अब वो और मजबूत होने के लिए बेताब है, भले ही इसका मतलब 9 सिक्कियों वाले अबिस से शुरुआत करना हो। उसका मानना है कि जब तक वो हर मुश्किल से गुजरती रहेगी, वो एक दिन अपने भाई बहनों को पीछे छोड़ सकती है और उनसे भी आगे निकल सकती है। खुद को संभालते हुए वो गुस्से से अपना हथियार मॉन्स्टर के सिर पर पटकती है, लेकिन वो बीस्ट पलटवार करता है और हिंसक रूप से हमला करता है, और उसके चारों ओर की आवाजें पीछे हटने की चेतावनी देती हैं। घबराहट फैल जाती है जब उन्हें याद आता है कि इस क्रीचर ने एक एस रैंक हंटर को भी हरा दिया था। उनमें से किसी के पास अकेले कोई मौका नहीं है। मॉन्स्टर फिर से हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन चिंग बीच में आकर वार को रोक लेता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी ऑब्जर्विंग आई पर भरोसा करते हुए उसकी कमजोरी की पहचान करने के लिए क्रीचर को सटीकता से स्कैन करता है। अगर ये क्रीचर किंग लेवल तक पहुंच जाता है तो ये बेसिक स्टेटस इफेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंस हासिल कर लेगा, और जैसे जैसे ये और इवॉल्व होगा, ये फ्रीजिंग, चक्कर, पैरालिसिस और स्लोनेस से इम्यून हो सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि इसकी मौजूदा कमजोरियां पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। वो जानता है कि अब झिझकने का समय नहीं बचा है। अपने सभी एट्रीब्यूट्स को चैनलाइज करता है,
ब्लड नाइटमेयर के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी करता है। लियू एक हीलिंग पोशन घटक लेती है। उसकी आंखें किंग पर टिकी हैं, जो मॉन्स्टर को सीधे चुनौती दे रहा है। किंग पूरी तरह से फोकस्ड होकर किसी भी कमजोरी के लिए बीस्ट को खोजता है, ये जानते हुए कि अगर वो उसे नुकसान पहुंचाता भी है तो मॉन्स्टर का शरीर रीजेनरेट हो जाएगा। अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या होगा अगर इस क्रीचर को दूर से कंट्रोल किया जा रहा हो। वो दूसरों को आवाज देता है, उनसे उसे ब्लॉक देने का आग्रह करता है। नाइटमेयर के आने से ठीक पहले इसे हटा दिया गया था, इसलिए कनेक्शन जरूर होना चाहिए। एक आदमी जल्दी से जवाब देता है और ब्लॉक को किंग की ओर किक करता है। हालांकि ऑब्जेक्ट प्राचीन लिपि से ढका हुआ है, किंग अपनी इंटेलिजेंस की बदौलत इसे आसानी से समझ लेता है। ग्लिफ ब्लॉक में ही चाबी है, केवल मंत्र को सुलझाकर ही ब्लड नाइटमेयर को मारा जा सकता है। चिंता घेर लेती है जब उसे एहसास होता है कि सॉल्यूशन हर समय पहुंच में ही था। उसे बस शुरुआत से ही ऑब्जर्विंग आई का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। बिना किसी झिझक के वो ब्लॉक को किंग ब्लड नाइटमेयर के मुंह में फेंक देता है। मॉन्स्टर तुरंत अपने इनविंसिबल मोड में चला जाता है, फिर बीच में ही जम जाता है। लाओ आगे बढ़ती है, उसे ध्यान से देखती है और पूछती है कि क्या वे पहले मिल चुके हैं। उसके बारे में कुछ जाना पहचाना सा लगता है। किंग हैरान होकर सवाल करता है कि उसने उसे पहले कैसे नहीं पहचाना। वो उसे याद दिलाता है कि वे 2 साल पहले मिले थे। वो तब एक स्कैवेंजर था और उसने उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स ले लिए थे। असल में वे उसके द्वारा कमाए गए सबसे पहले एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। उसकी याददाश्त ताजा हो जाती है। तो वो लड़का याद आता है जिसने उसके द्वारा मारे गए एक मॉन्स्टर से गायब 0.5 पॉइंट्स उठा लिए थे। वो कहती है कि उसे अब याद आ गया। उसका नाम यी येकिंग है, जिसका मजाकिया मतलब वन नाइट स्टैंड होता है। उसे ठीक करते हुए किंग का चेहरा लाल हो जाता है। उसका नाम असल में येकिंग है। हंसती है और मानती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना जॉब बदलने में कामयाब होगा। वो गर्व से जवाब देता है और घोषणा करता है कि वो अब एक लेवल 1 स्कैवेंजर है। वो उसे सोच समझकर देखती है, इस बात से इम्प्रेस्ड है कि उसने सब कुछ जोखिम में डाल दिया और अपनी क्लास बदलने में कामयाब रहा। इस बीच चिंग उसके लगातार घूरने से और ज्यादा घबरा जाता है। आखिरकार चुप्पी तोड़ती है और दूसरों को बताती है कि ग्लिफ ब्लॉक अब ब्लड नाइटमेयर के शरीर के अंदर घूमेगा। हालांकि फ्रॉस्ट डोमेन पर उसका कमांड अस्थायी रूप से डिसेबल हो गया है। वो ये किंग को बीस्ट के अंदर ब्लॉक का पता लगाने का निर्देश देती है। किंग ने इसकी उम्मीद की थी। व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक समय ऐसा आता है जब वो हर चुनौती का अकेले सामना नहीं कर सकता। उन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। वो उसे देखता है और एक फिस्ट बम्प ऑफर करता है। वो उसे इसे अपना 0.5 रिवॉर्ड मानने के लिए कहता है और सुझाव देता है कि वे एक साथ मॉन्स्टर का सामना करें। मुस्कुराती है और इशारा वापस करती है, ये घोषणा करते हुए कि लड़ाई के दौरान वो उसे धीमा न करे तो बेहतर है। उनके चारों ओर टीम के दूसरे मेंबर्स एकजुट होते हैं और उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। वे जीतने के लिए दृढ़ हैं और जैसे भी हो सके योगदान देने के लिए उत्सुक है। नए संकल्प के साथ चिंग उन सभी को संबोधित करता है और सभी से एक होकर आगे बढ़ने का आग्रह करता है। वो वादा करता है कि वे एक साथ जिंदा बाहर निकलेंगे। चिंग घोषणा करता है कि इनविंसिबिलिटी खत्म होने में केवल 5 सेकंड बचे हैं और फिर मॉन्स्टर अपने बरसर्कर स्टेज में चला जाएगा। ये अगले 30 सेकंड तक बेकाबू होकर उत्पात मचाएगा। वो सभी से इस आखिरी 30 सेकंड की विंडो का उपयोग करने और इस बार जिंदा लौटने का आग्रह करता है। ग्रुप से चीखें निकलती हैं, हर कोई जिंदा रहने के अपने दृढ़ संकल्प को चिल्ला रहा है। वे एक साथ मॉन्स्टर की ओर बढ़ते हैं। एक मेंबर क्रीचर का ध्यान खींचने के लिए आगे बढ़ता है। लियो मिस नाम की एक लड़की को एक कमांड देता है। उसे मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को टारगेट करने और स्कैवेंजर को बचाने का निर्देश देता है। मेज अब अपने हमले शुरू करती है। जैसे ही वो छटपटाते हुए अंगों पर हमला करती है, मैजिक भड़क उठता है। प्रोटैगनिस्ट घोषणा करता है कि ग्लिफ ब्लॉक ब्लड ट्रायल को समाप्त करने की चाबी है और अगर ये एक फायरबॉल से नष्ट हो जाता है तो ट्रायल कभी समाप्त नहीं होगा। वो उत्सुकता से पूछती है कि वे क्या करने जा रहे हैं। किंग इसे मैन्युअली निकालने पर विचार करता है, इसे खुद बाहर निकालने का इरादा रखता है। विरोध में चिल्लाती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वो इसे निकालने के लिए बस मॉन्स्टर के पेट में नहीं कूद सकता। लेकिन किंग जवाब देता है कि वो सीधे उसके शरीर को छेदने जा रहा है। बिना किसी झिझक के लू आर्चर को छत पर निशाना साधने और किंग के लिए काम चलाऊ सीढ़ियां बनाने के लिए चट्टानों को नीचे गिराने का आदेश देती है। एक के बाद एक तीर उड़ते हैं, पत्थरों को अपनी जगह से हटाते हुए जो नीचे जमीन पर गिरते हैं। इस बीच वो ब्लड नाइटमेयर की तेज हवाओं को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित करती है। वो बाकी लोगों को और आर्डर देने का प्रयास करती है, लेकिन चिंग उसे बीच में ही काट देता है और उससे सब कुछ उस पर छोड़ने का आग्रह करता है क्योंकि वो मॉन्स्टर की ओर भागता है। ऐसे ही वो भागता है, वो तर्क देता है कि उसका सुपर रीजनरेशन घावों को तेजी से ठीक कर सकता है, जिससे मामूली हमले अप्रभावी हो जाते हैं। बैटलफील्ड के पार लियू फिर से क्रीचर के शरीर को फ्रीज करने का प्रयास करती है। वो चिंग को छाती पर निशाना साधने की सलाह देती है। सबसे आसानी से भेदा जा सकने वाला स्पॉट है, ये जानते हुए कि उसके पास सीधे हमले के लिए स्पीड की कमी है। चिंग अपना बरसर्कर मोड एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी वेलोसिटी 20% बढ़ जाती है।
वो एक ही घूंट में एक हीलिंग पोशन पी जाता है। अब इसके एंट्रेंस पर उठाया गया स्लोनेस पोशन भी याद आता है, एक बेकार आइटम जो आखिरकार किसी काम आ सकता है। अपनी ताकत बटोर कर वो खुद को मॉन्स्टर पर झोंक देता है और दहाड़ता है कि ये उसका फिनिशिंग ब्लो है, लेकिन मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से हमला करता है और उसे हवा में ही मार गिराता है। जमीन पर गिर जाता है और फर्श पर दूर तक घिसटता चला जाता है। रहते हुए वो बड़बड़ाता है कि उसका ड्रामेटिक मूव बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और उसे वाकई लो प्रोफाइल ही रहना चाहिए था। अचानक उसकी रिसाइकलिंग एबिलिटी शुरू हो जाती है, पर इस बार उसे ही रिसाइकिल करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। उसके चारों तरफ अजीब से हाथ निकलने लगते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। लियू और बाकी सब शॉक में पीछे हट जाते हैं और पागलों की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी चिंग झटके से वापस बाहर आ जाता है। रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। मुस्कुराते हुए वो उन हाथों को कमांड देता है कि उसे पूरी ताकत से फेंक दें। आखिर ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। वो हाथ उसे सीधा मॉन्स्टर के पेट के अंदर फेंक देते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर के हिस्से को फाड़ता है, वो दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है और उसके हाथ में वो ब्लॉक होता है। किंग ब्लड नाइटमेयर जमीन पर गिर जाता है, जिसका मतलब है कि ब्लड ट्रायल पूरा हो गया है। बाकी लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ। फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया है। सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं और बिना किसी वार्निंग के सबका लेवल अप होने लगता है, सिवाय हमारे हीरो के, क्योंकि वो पहले ही मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है। मॉन्स्टर की बॉडी जलकर राख हो जाती है और पीछे एक लकड़ी का बॉक्स रह जाता है जो असली खजाना है। वे एक्साइटमेंट के साथ कार्ड्स इकट्ठे करने लगते हैं और हीरो को भी एक कार्ड मिलता है, लेकिन उसके लिए लेवल 100 होना जरूरी है। बहुत गुस्सा आता है कि उसका मैक्सिमम लेवल सिर्फ एक पर ही क्यों रुका है, जिसकी वजह से हर कार्ड उसके लिए बेकार हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कार्ड फेंक देता है, पर लियू उसे कहती है कि ये कार्ड्स दूसरों में बांट दे क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उसने ही की है। वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे कुछ बताना है। इसी बीच लियू फैमिली के सर्वेंट्स का एक बड़ा ग्रुप उसे और टीम को बचाने के लिए अबिस में जाने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े वो बाहर आ जाती है और कहती है कि रेस्क्यू की कोई जरूरत नहीं है। उसे देखकर उन लोगों की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। एक आदमी माइक लेकर जोर से अनाउंस करता है कि लियू जिंगरान ने अकेले ही अबिस क्लियर कर लिया है। सबके सामने गर्व से कहती है कि वो अकेले कुछ भी कर सकती है। आखिर वो एक एस रैंक जो है। टीम के बाकी मेंबर्स वहां से जाने लगते हैं और सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए राजी हो जाते हैं। लियू उस पल को याद करती है जब चिंग ने अबिस के अंदर उससे एक फेवर मांगा था। उसने पहले कहा था कि क्योंकि वो लियू फैमिली से है इसलिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं होगी और उसने उसे आइटम्स बेचने का ऑफर दिया। उसने डिस्काउंट के साथ 500 मैजिक क्रिस्टल्स मांगे और वो इस डील के लिए मान गई। फिर उसने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि अबिस से बाहर निकलने के बाद सबको ऐसा एक्ट करना होगा जैसे वहां कभी था ही नहीं, और लियू ने अकेले ही पूरा अबिस क्लियर किया है। उसके बाद वो ये कहकर मुड़ गया कि वो थोड़ी देर वहीं रुकेगा और चुपके से निकल जाएगा। लियू उसे जाते हुए देखती है और उसका मोटिव समझने की कोशिश करती है कि वो उसका एहसान चुका रहा था या उसे अपने कर्ज के नीचे दबाना चाहता था। दूसरों के जाने के बाद हीरो अबिस के अंदर अकेला बैठा रहता है। वो ब्लॉक उसके सामने बिना हिले डुले पड़ा है। जैसे ही वो उस पर मैजिक करने की तैयारी करता है, एक छोटा सा ब्लड नाइटमेयर उसके अंदर से निकलता है, वही जिसने सबको कंट्रोल किया था। हीरो डिमांड करता है कि वो उसकी ताकत बन जाए, क्योंकि वो कचरा बनकर दूसरों से कुचलना नहीं चाहेगा। जवाब में हाथ आगे बढ़ते हैं और उस ब्लड नाइटमेयर को रिसाइकिल कर देते हैं। नाइटमेयर बॉडी एबिलिटी मिलती है जिससे वो लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करके एक नाइटमेयर क्लोन बना सकता है। वो क्लोन अपने होस्ट की नकल कर सकता है, एक बार डैमेज झेल सकता है या दे सकता है और इसका कूल डाउन टाइम 30 सेकंड है। उसे नाइटमेयर बॉडी नाम का एक कार्ड भी मिलता है। हीरो कहता है कि आने वाली लड़ाइयों में ये एक बहुत पावरफुल एसेट होगा। कहीं और चिंग एक रेस्टोरेंट में बैठा है और अपने सारे इक्विपमेंट को सॉर्ट कर रहा है। भले ही उसने लियू को वो आइटम्स दे दिए जो हाई लेवल रिक्वायरमेंट की वजह से बेकार थे, फिर भी उसके पास काफी सारा गियर बचा है। पता है कि सुपरवाइजर्स नोटिस करेंगे, पर अगर वो उन्हें बेच भी दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेंट्री चेक करते समय गलती से उसका हाथ रिसाइकिल बटन पर लग जाता है, जिससे एक इक्विपमेंट प्रोसेस हो जाता है और बदले में उसे एक बीपी पॉइंट मिलता है। हैरान होकर वो समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ। ट्यूटोरियल सिस्टम समझाता है कि रिसाइकलिंग का मतलब कचरे को अलग करना, उसे कुचलना और फिर से इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में बदलना है। वो बताता है कि बीपी एक यूनिवर्सल चीज है जो बेकार इक्विपमेंट को तोड़ने से मिलती है। इसका इस्तेमाल चीजों को अपग्रेड, रिपेयर और नया बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद सिस्टम उसे एक टास्क देता है, 5 बीपी का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल डैगर को रिपेयर करना। वो सोचता है कि इस टास्क को कैसे पूरा किया जाए। उस डैगर की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 33 थी और उसने बॉस को हराने के बाद इसे फेंकने का प्लान पहले ही बना लिया था। एक बीपी उसके पास पहले से है और उसे सिर्फ 4 और चाहिए, इसलिए वो बाकी पॉइंट्स के लिए और आइटम्स को डीकंपोज करना शुरू कर देता है। सिस्टम न केवल डैगर को रिपेयर करता है बल्कि उसके अटैक पावर और ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि बाकी कचरा आइटम्स को भी बेहतर बनाया जा सकता है। वो उसे ट्यूटोरियल पूरा करने पर बधाई देता है और रिवॉर्ड चुनने को कहता है,
या तो एक नौसिखिया ब्लूप्रिंट या रैंडम एट्रीब्यूट वैल्यू में 2 की बढ़ोतरी। हीरो कन्वेंशनल मैजिक ब्लूप्रिंट को चुनता है। हमारे हीरो को पता है कि अभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स इतने जरूरी नहीं है। असली बात ये जानना है कि अब इसके अंदर क्या है, जो अभी भी पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। सबको पता है कि कई एडवेंचरर्स अब इसमें गए, पर किंग के रूम तक पहुंचने से बहुत पहले ही उनकी मैजिक एनर्जी खत्म हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऐसे मामलों में मैजिक बॉटल्स उनके बचने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। सिस्टम उसे आइटम रीजनरेशन एबिलिटी मिलने पर बधाई देता है, पर तुरंत ये भी कहता है कि मैजिक बॉटल को रीजनरेट करने के लिए 6 बीपी और एक रैंडम कंटेनर चाहिए। वो सोचता है कि रैंडम कंटेनर के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर वेटर को बुलाकर एक मांगता है। उसे मिलने के बाद वो उसके अंदर का कचरा रिसाइकिल करता है और रीजनरेशन प्रोसेस की तैयारी करता है। वो अपने सामने स्क्रीन को देखता है और एक मिनी गेम खेलता है, जबकि वेटर उसे शक भरी निगाहों से देख रहा होता है। आखिरकार वो मैजिकल पोशन रीजनरेट कर लेता है और उसे पी जाता है। उसका टेस्ट इतना खराब था कि उसे लगभग उल्टी आ गई। ये सड़े हुए जूस जैसा था, पर वो उसे जैसे तैसे पी लेता है। उसके मैजिक स्टैट्स बढ़ने लगते हैं और उसकी थकान काफी कम हो जाती है। खुद को रिचार्ज महसूस करते हुए वो कैफे से बाहर निकलता है और सोचता है कि शायद वो आज एक और अबिस क्लियर कर सकता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, पास खड़े कुछ लोग उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ये चिंग है। वो कमेंट करते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों में ही वो कितना बदल गया है। उनमें से एक उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो दावा करते हैं कि उन्हें पता है कि कचरा बीनते हुए उसे कोई खजाना मिला है और वो तब से उसे ढूंढ रहे हैं। चिंग शांति से उनसे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दें। उसने ब्याज समेत अपना सारा कर्ज पहले ही चुका दिया है। लेकिन वो आदमी चिंग के कप में अपना हाथ डाल देता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भले ही कर्ज चुक गया हो, पर कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके हिसाब से एक कचरा उठाने वाले को कचरे की तरह ही रहना चाहिए। वो चिंग की मिल्क टी जमीन पर फेंक देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। साफ दिख रहा है कि वो उसे पीटना चाहते हैं। किंग आसपास देखता है और सीसीटीवी कैमरे ढूंढता है। वो जानता है कि अब इसके बाहर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना सख्त मना है। सिर्फ पुलिस और आर्म्ड फोर्सेज ही इन्हें यूज कर सकती हैं। इसलिए अगर उसे पलटकर हमला करना है तो पहले कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना होगा। वो गुंडा उसे जमीन से पर्ल्स खाने और गिरी हुई मिल्क टी चाटने का ऑर्डर देता है और हंसते हुए कहता है कि एक कचरा उठाने वाले का यही काम है। मना कर देता है। गुस्से में वो आदमी उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर तभी कोई बीच में आ जाता है। सीजर नाम का एक आदमी, जो ब्लड ओथ हंटिंग ग्रुप का एस रैंक मेंबर है, अचानक आता है और उस आदमी को टाई से पकड़कर रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या सारे मेंबर्स इकट्ठे हो गए हैं। वो गुंडा जल्दी से जवाब देता है कि अभी एक आदमी कम है। इसी बीच चिंग वहां से जाने लगता है, पर सीजर उसे आवाज देता है और सीधे सीधे कहता है कि उसे काम पर रख लिया गया है। चिंग जवाब देता है कि वो तो बस एक कचरा उठाने वाला है, वो अपना बचाव तक नहीं कर सकता और सीजर को किसी और को ढूंढना चाहिए। लेकिन सीजर समझाता है कि वो रेड मून फेज के दौरान अब इसमें जाने वाले हैं। सारे मॉन्स्टर्स पागल हो जाते हैं। वो कहता है कि उसे चारे के तौर पर कोई चाहिए और उसे ताकत से कोई मतलब नहीं है। जब चिंग ये सुनता है तो उसका ध्यान रेड मून की तरफ जाता है। उस फेज में अब इसका हर मॉन्स्टर पागल हो जाता है। रेयर मॉन्स्टर्स आते हैं, रिवॉर्ड्स डबल हो जाते हैं और मैजिक क्रिस्टल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये मौका अच्छा है, इसलिए चिंग ऑफर मान लेता है और टीम में शामिल हो जाता है। फिर सीजर अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा करता है और दूसरों को बुलाता है। जब चिंग मुड़कर देखता है तो वो उस आदमी को पहचान लेता है। वो लाओ चेन है। जैसे ही चेन उसे देखता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, पर चिंग उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। उनके बीच थोड़ी हाथापाई होती है और फिर चिंग उसे प्राइवेट में बात करने के लिए एक तरफ ले जाता है। इन कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि चिंग जिंदा है। चिंग उससे कहता है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। वो आज सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि चिंग ने उसे अब इसमें बचाया था, वरना वो उसी दिन मर गया होता। सीजर पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर चिंग मना कर देता है। वो वहां से जाते हुए कहता है कि ये तो जाहिर है, अपनी ही टीम के लोगों को मारने वाले को कोई दोस्त नहीं कहता। फिर चिंग चेन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो सुपरवाइजर्स के चंगुल से बच निकला। चेन समझाता है कि उसे पहले 15 साल की सजा हुई थी, पर अपनी सारी जायदाद देकर और 15 लाख का जुर्माना भरकर वो बाहर आ गया। फिर वो चिंग पर इल्जाम लगाने लगता है कि जो भी हुआ वो उसकी गलती थी। चिंग का चेहरा सख्त हो जाता है। वो वार्निंग देता है कि अगर चेन ने एक शब्द भी और बोला तो वो उसे टुकड़े टुकड़े करके बिना सोचे समझे रिसाइकिल कर देगा। वो सीसिटी सबवे के अंदर अब इसके दरवाजे पर खड़े हैं। झोतांग, जो लेवल 3 पर है, उनका इस कमजोर टीम में स्वागत करता है और उनके काम के बारे में पूछता है। हीरो अपना इंट्रोडक्शन ये चिंग लेवल 1 स्कैवेंजर के तौर पर देता है और चेन कहता है कि वो लेवल 1 मेज है। शू उन्हें यकीन दिलाता है कि यहाँ कोई किसी को नीचा नहीं देखता, क्योंकि वो सब यहाँ पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। चिंग चुपचाप सोचता है कि ये ग्रुप शायद आखिर तक साथ रहे। जो अपनी टीम के 2 लोगों की तरफ इशारा करता है और लीडर की बात उठाता है। वो खुद लीडर बन जाता है। उसका कहना है कि हाई लेवल होने की वजह से वो बेस्ट चॉइस है। लाओ तुजू, जो लेवल 2 हीलर है, और लाओ झांग, जो लेवल 3 वॉरियर है,
दोनों मान जाते हैं। सीजर ग्रुप से कहता है कि 5 टेम्परेरी लोग भी शामिल होंगे। वो सीधे कहता है कि उन्हें अब इसमें चारे की तरह यूज किया जाएगा। चिंग चुपचाप सुनता रहता है। फिर सीजर नए लोगों को एक चाबी दिखाता है और समझाता है कि अब इसे एक भूल भुलैया जैसा है जहां हर कमरे में ट्रैप्स हैं। उनका काम बॉस के कमरे तक का सेफ रास्ता ढूंढना और मेन टीम को बताना है। वो उनसे कहता है कि मॉन्स्टर दिखते ही भाग जाना, क्योंकि उनमें से कोई लड़ नहीं सकता। अगर पैसा या इनाम चाहिए तो कम से कम एक का बचना जरूरी है। तभी अपनी उम्र की वजह से झू खांसने लगता है। ढांग उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। झू जवाब देता है कि वो अभी रुक नहीं सकता। उसकी 4 बेटियां घर पर खाने का इंतजार कर रही हैं और उसे आज पैसे कमाने ही होंगे। झांग सिर हिलाता है और कहता है कि वो भी अपनी जान दांव पर लगा रहा है अपनी बीमार पत्नी के लिए जो हॉस्पिटल में है। वो अब इसके बिल्कुल करीब है। चिंग आगे बढ़ता है जबकि बाकी लोग उसके पीछे उसकी बातें करते हैं। झांग नोटिस करता है कि चिंग थोड़ा अनजान सा लग रहा है, जिस पर झू कहता है कि इस काम में हर चेहरा नया ही होता है। ढंग सिर हिलाते हुए कहता है कि उसने पहली बार किसी को इतना रिलैक्स देखा है। वो अब इसके अंदर जाने लगते हैं। झू को शक होने लगता है क्योंकि काफी देर से कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। चेन अपना आपा खो देता है और उस पर चिल्लाता है कि अब शकुन बातें न करे। अचानक हवा ठंडी हो जाती है और झू ठंड से कांपने लगता है। बिना किसी वार्निंग के उससे एक हिडन ट्रैप ट्रिगर हो जाता है। की तरफ ब्लेड्स निकलते हैं, पर वो आखिरी सेकंड में बच जाता है। चेन उस पर बहुत गुस्सा करता है, जबकि चिंग सोचता है कि झो किसी तरह जिंदा बच गया। वो आगे बढ़ते रहते हैं। झो, जो अभी भी डरा हुआ है, कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना वो अब तक मर चुका होता। फिर अचानक वो आगे की तरफ भागने लगता है। चिंग और चेन एक दूसरे को देखते हैं। वो उसके बिहेवियर से चिढ़े हुए हैं। ऊपर से कुछ गिरने लगता है। वो ऊपर देखते हैं और तभी वो चीजें मकड़ियों में बदल जाती हैं। वो असल में डीमोनाइज्ड स्पाइडर्स हैं और लेवल 5 की हैं। ये एलीट मॉन्स्टर्स हैं जो जहर थूकते हैं। झू कीड़ों के डर से चिल्लाने लगता है। चेन तुरंत उन पर आग से हमला करता है। झू और झांग भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। वहीं एक मकड़ी चिंग पर हमला करके उसके पैर में अपने दांत गड़ा देती है, पर उसके शरीर में मैजिकल पोशन होने की वजह से मकड़ी छूते ही मर जाती है। चेन ये सब देख लेता है और चिंग की रिसाइकलिंग एबिलिटी से जलने लगता है। चिंग जल्दी से सिस्टम को मकड़ी रिसाइकिल करने का कमांड देता है और उसे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। उसके साथ ही उसे अरकाना नाम का एक कार्ड मिलता है जिसमें क्वेंचिंग पॉइजन होता है। जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये 6 सेकंड तक वेपन का 60% डैमेज जहर के तौर पर देता है, और अगर वार तगड़ा हो तो डैमेज 120% तक पहुंच जाता है। इसके लिए 25 एजिलिटी चाहिए। अरकाना एक अलग तरह की एबिलिटी है। एक बार यूज होने पर यह गायब हो जाती है, पर जिस आइटम पर इसे यूज किया गया है उस पर असर तब तक रहता है जब तक वो टूट न जाए। केन को एहसास होता है कि वो रिसाइकलिंग से न सिर्फ स्किल और जॉब कार्ड्स बल्कि अरकाना कार्ड्स भी पा सकता है, क्योंकि अरकाना को दूसरे कार्ड्स के साथ मिलाया जा सकता है। वो इसे अपने डैगर के साथ जोड़ने और शायद एक और कार्ड ऐड करने के बारे में सोचता है। चैंग उस पर चिल्लाता है कि वो मदद करने के बजाय बस खड़ा है, पर चैंग ने पहले ही अपने डैगर में जहर भर लिया है और अब वो मकड़ियों का सामना करने के लिए तैयार है। इसी बीच झो लड़ाई से दूर भाग रहा है और बड़बड़ा रहा है कि लेवल 3 होने का कोई फायदा नहीं अगर उसकी सारी एबिलिटीज सिर्फ दूसरों को पावर देने के लिए हैं, लड़ने के लिए नहीं। जल्दी से एक मास्क पहनता है और बड़बड़ाता है कि हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं। उसे अपने लिए एक लाइफ सेविंग बफ एक्टिवेट करना होगा। वो गाना शुरू कर देता है जैसे कि मॉन्स्टर्स भूत हों जिन्हें पकड़ना जरूरी है। किंग दूर से ये सब हैरान होकर देखता है, पर उन मॉन्स्टर्स को कमजोर करने के बजाय झो का गाना उन्हें और पावर दे देता है। कंफ्यूज होकर झो फिर से भागने लगता है। जैसे ही एक मकड़ी उस पर कूदती है, चिंग पीछे से अपने डैगर से उसे काट देता है और वो तुरंत मर जाती है। मकड़ियां कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, जिससे झांग कहता है कि उन्हें अब सीरियस होना होगा क्योंकि इन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चिंग ने उनके पीछे वाली मकड़ी को मारा था। ग्रुप को गलती से लगता है कि झो ने ये किया है और वो उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। जब वो झो के बारे में बात कर रहे होते हैं, हीरो का पूरा ध्यान उन मकड़ियों पर होता है। वो उनके बिहेवियर को समझकर उन्हें खत्म करने का तरीका सोच रहा होता है। दूसरी तरफ टीम अभी भी यही डिस्कस कर रही है कि जो कितना बहादुर है। किंग अबिस के मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता है कि वो काफी समझदार हैं। एक बार जब वो टारगेट चुन लेते हैं तो वो तुरंत हमला नहीं करते बल्कि पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। मकड़ियां अचानक यहाँ वहां भागने लगी। इन परेशान होकर कहता है कि ये तो सिर्फ पहला कमरा है और अभी से इतना डरावना मंजर है। वो कहता है कि हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है। हीरो नोटिस करता है कि उसके सारे अरकाना पहले ही रिसाइकिल हो चुके हैं। उसने सिर्फ एक कार्ड स्पेयर में रखा और बाकी 27 कार्ड्स को बेसिक पॉइंट्स में बदल दिया, जिससे उसे 54 बीपी मिले। झू सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है क्योंकि मॉन्स्टर्स चले गए हैं और सबको ट्रैप से सावधान रहने को कहता है। हीरो उसे फ्रस्ट्रेशन के साथ देखता है। उसे लगता है कि झू को खुद सावधान रहने की जरूरत है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है और वो पहचान जाता है कि ये एक हिडन बर्सर्कर एरिया का रास्ता है। रेड मून के असर की वजह से पूरे डंजन में नए रास्ते बन रहे हैं और वो अंदर जाने के बारे में सोचता है। ब्लड नाइटमेयर को समन करता है और उसे बाकी टीम के पीछे जाने को कहता है।
जब उसका क्लोन दूसरों के पास जाता है तो असली वाला चुपके से उस हिडन रूम में चला जाता है। अचानक एक डीमोनाइज्ड मकड़ी उस पर हमला कर देती है। वो अपने डैगर से वार करता है, पर उसे तुरंत पता चल जाता है कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ये मकड़ी एक ब्रूडम द वेरिएंट है, एक लेवल 20 की रेयर एलीट। हीरो हिसाब लगाता है कि इसे हराने से उसे बहुत अच्छे रिसाइकिल होने वाले आइटम्स मिल सकते हैं। फिर से हमला करती है। जवाब में वो एक बड़ा फायर एक्सप्लोजन करता है, पर उस पर आग का भी कोई असर नहीं होता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे डायरेक्ट फाइट में खत्म करना। बिना किसी हिचकिचाहट के वो डैगर लेकर सीधा मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसके वीक पॉइंट पर एक जोरदार हिट करता है। हमारा हीरो समझाता है कि हालांकि लेवल 5 मकड़ियों के काटने में जहर होता है, पर ऐसा लगता है कि लेवल 20 की ब्रूड अंदर में वो बात नहीं है और जहर ही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे लगता है कि ये बदलाव उनके डिफेंस और ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज की वजह से आया है। अब उन्हें खुद शिकार करने की जरूरत नहीं है, वे अपना काम करवाने के लिए दूसरे डीमनाइज्ड स्पाइडर्स पर डिपेंड रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि उन मकड़ियों का जहर ही अब ब्रूड अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। ब्रूड अंदर उस पर झपटती है और अपना जाला फेंकती है, जिससे वो एक चिपचिपे जाल में फंस जाता है। आजाद होने के लिए वो अपना बर्जर्क मोड ऑन करता है और मकड़ी को इतनी जोर से मारता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिस्टम उसे मैसेज देता है कि उसका बर्जर्क कार्ड लेवल अप हो गया है और उसे 2 अपग्रेड्स में से एक चुनने को कहता है। पहला ऑप्शन स्लैटरिंग गोर है, जो बर्जर्क मोड को पावरफुल बनाता है ताकि दुश्मन का डिफेंस तोड़ा जा सके, लेकिन इसकी एक कीमत है। जब तक ये मोड खत्म नहीं होता या वो मर नहीं जाता, उसकी हेल्थ धीरे धीरे कम होती रहेगी। दूसरा ऑप्शन अनयील्डिंग रेज है, जो बर्जर्क मोड का टाइम बढ़ा देता है और इसके कूलडाउन को आधा कर देता है। वो सोचता है कि उसके लिए क्या सही रहेगा। अनयील्डिंग रेज काफी सेफ है और ज्यादातर लोग इसे ही चुनते हैं, लेकिन मजबूत मॉन्स्टर्स के खिलाफ स्लैटरिंग गोर ज्यादा काम आएगा। भी लगातार हेल्थ गिरना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो स्लैटरिंग गोर और रीजनरेशन मोड एक साथ चला सकता है ताकि साइड इफेक्ट्स को बैलेंस कर सके। इस तरह वो बिना अपनी जान खतरे में डाले पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार पाएगा। फिर वो उन सभी कार्ड्स को इकट्ठा करता है जिन्हें वो अभी से बाहर ले जा सकता। उसका प्लान है कि वो इन्हें अच्छे दाम पर बेचेगा और बाकी को रिसाइकिल कर देगा। इसके बाद उसे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं और वो सोचने लगता है कि उसे कौन सी नई स्किल्स मिलेंगी। उसे एक रेयर ब्रूडमदर कार्ड मिलता है, जिससे वो 4 डीमनाइज्ड ब्रूडलिंग्स को लड़ाई के लिए बुला सकता है और वक्त के साथ उन्हें इन्वॉल्व भी कर सकता है। इसी बीच टीम के बाकी मेंबर्स को एक क्रिस्टल माइन मिलती है। झू सोचता है कि क्या ये रेड मून की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एस रैंक मैजिक क्रिस्टल्स बहुत कीमती हैं। झू आई ऑफ आर्होस को एक्टिवेट करता है, जो 60 मीटर के दायरे को स्कैन करके मैप पर सबको दिखा देता है। चेन गुस्से में चिल्लाता है कि झू ने सबको लोकेशन क्यों दिखाई, क्योंकि वो इन क्रिस्टल्स के पैसों से पूरी लाइफ ऐश कर सकते थे। झू कहता है कि पैसे की छोड़ो, अगर सीजर को पता चला कि हम कुछ छुपा रहे हैं तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। झांग भी इस बात से सहमत है। उसका कहना है कि हम जैसे मामूली लोगों का काम सिर्फ दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। हम जिए या मरे किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। चेन चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे वो भी पहले दूसरों को नीचा दिखाया करता था, लेकिन अब किंग की वजह से अपने सारे लेवल्स खोने के बाद वो खुद भी उसी मुसीबत में है। अब वो बस इतना पैसा जुटाना चाहता है कि किसी बड़े स्कैवेंजर ग्रुप में वापस शामिल हो सके। वो एक क्रिस्टल उठाता है और खुद से कहता है कि उसे बस चोरी छिपे कुछ क्रिस्टल्स बाहर ले जाने हैं। पर जैसे ही वो उसे उठाता है, एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। एक जोरदार हमला सीधे जो के माथे पर लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो एक लेवल 1 के ब्रूडलिंग को चेक कर रहा है। ये अभी कमजोर लग रहा है, लेकिन पॉइंट्स यूज करके इसे लेवल 5 के डीमनाइज्ड स्पाइडर में बदला जा सकता है। अगर वो इसे जिंदा रखना चाहता है तो उसे जल्दी से इसका लेवल बढ़ाना होगा। वो अपने पॉइंट्स खर्च करता है और वो जीव एक सिल्क स्पाइडर में बदल जाता है। आंग गुस्से में चेन का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर जोर से चिल्लाता है। वो लाओ जू की मौत का जिम्मेदार चेन के लालच को मानता है, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। चेन पलटकर जवाब देता है कि अगर उसने अपने लेवल्स न खोए होते तो उसे ये सब नहीं करना पड़ता। वो रूखेपन से कहता है कि उसे तुम जैसे बेवकूफों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। जांग अपनी तलवार निकालता है और उसे टीम किलर बुलाते हुए कहता है कि चेन ने अपने ही साथियों को मारा है। चेन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो ये दोबारा करेगा, क्योंकि इस दुनिया में पावर और पैसा ही सबसे बढ़कर है। अभी पीछे से तालियों की आवाज आती है और एक आवाज कहती है कि किस्मत भी बहुत जरूरी होती है। तालियां बजाने वाला शख्स आगे आता है। ये सीजर है, जो अब उनके बिल्कुल करीब खड़ा है। मुस्कुराता है और चेन की बातों की तारीफ करते हुए उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। उसी पल सीजर का एक आदमी लाओ जू की डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये अभी भी गर्म है। सीजर बेपरवाही से कहता है कि यहाँ मौत तो रोज की बात है। समझाता है कि हर कोई यहाँ पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, इसलिए अमीर बनने की चाहत में मरना कोई शर्म की बात नहीं है। इनके कंधे पर हाथ रखकर वो कहता है कि ये मैजिक क्रिस्टल्स एक पूरे शहर के बराबर कीमती हैं, जो सिर्फ रेड मून के वक्त मिलते हैं, और सिर्फ एक क्रिस्टल ही किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
लेकिन इन्हें पाने के लिए एक ऐसी जान की जरूरत है जिसकी कोई कीमत न हो। बाकी लोगों की तरफ मुड़कर सीजर ऑर्डर देता है कि सारे मैजिक क्रिस्टल्स उठाओ और बास्केट में डालो। वो चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो वो उसे वहीं मार देगा। झांग चिल्लाता है कि इन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना खुदकुशी के बराबर है। सीजर उसे याद दिलाता है कि उसने ही कहा था कि वो अपनी बीवी के इलाज के लिए कुछ भी करेगा। वो झांग से फिर कहता है कि एक बेकार जिंदगी के बदले पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं है। सीजर क्रिस्टल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर अचानक पीछे खींच लेता है। झांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बड़बड़ाता है कि वो ऐसे मरना नहीं चाहता। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपना जुए का कर्ज उतारने आया था जिसने उसे बर्बाद कर दिया। ये सब देखकर चेन समझ जाता है कि वो कभी भी सीजर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हार मानकर वो सीजर की टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसे फायर मेज की तरह ही काम क्यों न करना पड़े। सीजर अपनी टीम से पूछता है कि क्या इसने सच में ऐसा कहा। जब वे हाँ कहते हैं तो वो चेन को पास बुलाता है, इन घुटनों के बल बैठ जाता है और कसम खाता है कि वो अपनी जान की बाजी लगा देगा। बिना किसी चेतावनी के सीजर उसे जोरदार लात मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो गुस्से में कहता है कि वो अपनी एलीट टीम में किसी कचरे को शामिल नहीं करेगा। फिर वो ऐलान करता है कि वो अब उन सबको मार डालेगा। तभी हमारा हीरो चुपके से पीछे से आता है और अपने क्लोन को वापस ब्लड नाइटमेयर में बदल देता है। जो लड़ने के लिए तैयार होता है पर हीरो उसे शांत रहने और इंतजार करने की सलाह देता है। वो इसे खुद संभाल लेगा। इन क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाता है। सीजर का एक आदमी चिल्लाता है कि कुछ भी छूने से पहले बता देना। उसे अनसुना करके किंग एक क्रिस्टल उठा लेता है। सब लोग छुपने के लिए पहाड़ी के पीछे भागते हैं पर हीरो को कुछ नहीं होता। वे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रैप्स उस पर काम नहीं कर रहे या फिर वे एक बार इस्तेमाल होने के बाद बंद हो गए हैं। अपनी खास एबिलिटीज की वजह से वो सारी छुपी हुई शर्तों को पूरा कर लेता है। भले ही उसे चोट लग जाए लेकिन क्रिस्टल उठाते वक्त उसे मौत का खतरा नहीं है। किंग एक और क्रिस्टल उठाता है पर इस बार भी ट्रैप एक्टिवेट नहीं होता। सीजर को यकीन नहीं होता। वो बड़बड़ाता है कि चिंग की लक 60 पॉइंट से ज्यादा होगी जो एक मामूली स्कैवेंजर के लिए नामुमकिन है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी लक खुद नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब यही है कि डेथ ट्रैप फेल हो गया है। उसके साथी हाँ में सिर हिलाते हैं और उनमें से एक हिम्मत करके क्रिस्टल उठाता है। तभी एक लेजर उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाती है और वो वहीं गिर पड़ता है। सीजर समझ जाता है कि ये किंग के पास कोई रेयर एबिलिटी है जिसकी वजह से उसकी लक इतनी अच्छी है। वो पूछता है कि क्या किंग ने अपने सारे पॉइंट्स लक में डाल दिए हैं पर हीरो शांति से जवाब देता है कि उसने अपने पॉइंट्स सब में बराबर बांटे हैं। अब सीजर मानता है कि उसका असली प्लान उन सब की लाशों का इस्तेमाल करना था, लेकिन चिंग की एबिलिटीज देखने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया है। वो अब सिर्फ उसी की लाश चाहता है जिसकी किस्मत बहुत तेज हो। वो कहता है कि बाकी सब फालतू हैं। सीजर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सबको पकड़ लो। टांग घबरा जाता है और साफ दिख रहा है कि वो डरा हुआ है। आखिरकार उनके दुश्मन ब्लड ओथ के मेंबर्स हैं जिनसे जीतना नामुमकिन है। तुरंत पीछे हटने की सलाह देता है। इसी बीच चेन 10 मैजिक क्रिस्टल्स लेकर पहले ही वहां से भाग निकला है। हमारा हीरो मना करता है और कहता है कि हम ऐसे भाग नहीं सकते, हमें लड़ना होगा। झांग ऑब्जेक्शन करता है कि दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन चिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे पास भी कम लोग नहीं हैं, ना सोचे। वो डीम नाइट स्पाइडर्स को बुलाता है जो बहुत तेजी से ब्लड ओथ ग्रुप पर हमला कर देते हैं। जो घबरा जाता है क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि मॉन्स्टर्स से भी निपटना है। हीरो उसे शांत करता है और बताता है कि ये जीव हमारी तरफ है। जो हैरानी से उसे देखता है कि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसी बीच हीरो नोटिस करता है कि ब्लड ओथ के सारे मेंबर्स लेवल 15 से ऊपर हैं। भले ही उसे इंसानों और मॉन्स्टर्स की ताकत के फर्क का अंदाजा न हो पर उसे यकीन है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीजर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल होते देख तुरंत सब समझ जाता है। उसे लगता है कि इस लड़के के पास कोई हिडन जॉब है। साथ ही हमारा हीरो सीजर का लेवल चेक करने की कोशिश करता है पर देख नहीं पाता, जिसका एक ही मतलब है, सीजर या तो उसके बराबर है या उससे भी ज्यादा पावरफुल। सीजर बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करता। वो अपने आदमियों से कहता है कि पहले मॉन्स्टर्स को खत्म करो फिर बाकी सबको मार देना। हीरो अपनी टीम से कहता है कि उसी रास्ते पर जाओ जहां चेन गया था। जिंदा बचने का अब यही इकलौता रास्ता है। शेंग कहता है कि हीरो सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इससे उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है और वो भागने लगता है पर झो अभी भी वहीं खड़ा है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। हीरो उसे साफ कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी भागने का सही वक्त है। वो भी भाग जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वो जो की कुर्बानी नहीं भूलेगा। पर जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं ढेर सारे पत्थर गिरते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। जांग हीरो पर चिल्लाता है कि ये तुमने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया है, जो तुरंत माफी मांगता है और खुद को दोषी ठहराता है। जब से वो अबीस में आया है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। इसी दौरान ब्लड ओथ के मेंबर्स हीरो और उन डीमनाइज्ड स्पाइडर्स से लड़ने लगते हैं। मकड़ियां काफी मजबूत हैं पर ब्लड ओथ जैसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से लड़ना बहुत मुश्किल है। लड़ाई के बीच चिंग अपने डैगर से एक मेंबर के पैरों पर हमला करता है। हंटर्स उस पर तीरों से हमला करते हैं
पर चिंग फुर्ती से बच निकलता है। हंटर्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से बच जाएगा। एक हंटर दूसरे से कहता है कि सही निशाना लगाकर फिर से हमला करो। इस बार हमारा हीरो एक्शन लेता है। वो उड़ते हुए तीर को काट देता है और उन पर एक जोरदार धमाका करता है। उसकी पावर देखकर दुश्मन बुरी तरह डर जाते हैं। जब उन्हें उसकी असली ताकत का पता चलता है तो वे लड़ाई छोड़कर भाग खड़े होते हैं। एक और दुश्मन झो की तरफ बढ़ता है, पर झांग बीच में आकर उसे रोक लेता है। झो जमीन पर गिर जाता है और झांग उसे खड़े होकर लड़ने को कहता है। झांग के चेहरे और मुंह से खून बह रहा है। दुश्मन उस पर भारी पड़ रहा है। झांग बड़बड़ाता है कि उसे अभी इसमें आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका मर जाना ही ठीक है, ताकि उसके सारे कर्जे भी खत्म हो जाएं। जैसे ही उसे आखिरी वार लगने वाला होता है, जो गलती से दुश्मन को ही पावर दे देता है। स्पेल काम तो कर जाता है, पर उसकी वजह से जांग भी जम जाता है। इसी बीच हीरो बड़े कंफ्यूजन में उन्हें देख रहा होता है। तो दुश्मन कहता है कि तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, तुम्हारी भी एक लिमिट है। चिंग अपने क्लोन और बहुत सारी मकड़ियों को बुलाता है, जिससे उसका माना जल्दी खत्म होने लगता है। वो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए मैजिक पोशन पीता है, पर दुश्मन उसे टोकता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो बताता है कि उसकी नेक्रोमेंसी बहुत पावरफुल है और उसके मरे हुए सिपाही कभी लड़ना बंद नहीं करेंगे। हीरो को बात समझ में आ जाती है। ये आदमी लाशों को कंट्रोल करता है। वो ठान लेता है कि वो इन लाशों को आजाद कर देगा। जादुई हाथ उन लाशों को सोखना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक एक करके खत्म कर देते हैं। नेक्रोमेंसर चिल्लाता है कि मेरी लाशें कहाँ गई। बिना कुछ कहे हीरो उस पर वार करता है। दूर से देख रहा सीजर अब काफी इंप्रेस नजर आ रहा है। नेक्रोमेंसर को मारने के बाद किंग सीजर के पास जाता है। वो कहता है कि वो उन सबको पैसे लेकर जाने देता, पर उसे गुस्सा इस बात पर आया कि इंसानी जान की तुलना मैजिक क्रिस्टल से की गई। सीजर मुस्कुराता है और चिंग को चेतावनी देता है कि थोड़ी ताकत आने पर ज्यादा हवा में मत उड़ो। वो उसे याद दिलाता है कि ये दुनिया कमजोरों को खा जाती है, यहाँ सिर्फ बेरहम लोग ही ऊपर पहुंचते हैं। अचानक पास से कोई रहम की भीख मांगता है। ये झो है। सीजर जोर से हंसता है। उसे पूरा यकीन है कि ये लोग अभी से जिंदा बाहर नहीं जाएंगे। झो शांति से उसकी बात मान लेता है, पर जांग उस पर चिल्लाता है कि उनसे बात मत करो बल्कि उन्हें मारो। जांग कहता है कि जब से उन्होंने बगावत की, ये तय था कि वो उन्हें खत्म कर देगा। झो कहता है कि वो तो एक मॉन्स्टर तक को नहीं मार सकता, उसका काम तो सिर्फ सपोर्ट देना है। दूसरी तरफ सीजर बताता है कि इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा। उनमें से एक का मरना तय है। हीरो कहता है कि वो सीजर की बातें नहीं समझता, पर उसे लगता है कि सबको जिंदा रहने का हक है। अचानक सीजर हमला करता है और हीरो को दीवार पर दे मारता है। हीरो को समझ आ जाता है कि उसने आज तक इतना पावरफुल दुश्मन नहीं देखा। सीजर फिर हमला करता है, पर इस बार हीरो बाल बाल बच जाता है। सीजर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरी ताकत के आगे सब कचरा है। इसी बीच ब्लड ओथ का मेंबर लगातार जो को पीट रहा है, जबकि जांग उसे लड़ने के लिए चिल्ला रहा है और याद दिला रहा है कि वो लीडर है। जो याद करता है कि कैसे उसने लीडर बनने के लिए खुद को आगे किया था और अब उसे अपनी उस बेवकूफी पर पछतावा हो रहा है। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो इतना कमजोर है कि दूसरों के बराबर खड़ा भी नहीं हो सकता। वो दुश्मन के आगे हाथ जोड़ता है कि उसे छोड़ दे क्योंकि वो सच में कमजोर है। चियाओ को याद आता है कि कैसे उसकी पुरानी टीम ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो न मॉन्स्टर से लड़ पा रहा था और न ही अपना मैजिक काम में ला पा रहा था। वही एक काम था जो उसे करना था और वो उसमें भी फेल हो गया। उसी बुरे वक्त में सीजर ने उसे अपनी टीम में आने का ऑफर दिया था। सीजर लगातार हीरो पर दबाव बनाए हुए है और हमला कर रहा है। किंग पहले से ही घायल है और तभी सीजर एक खतरनाक मार्शल आर्ट्स तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये हमला सीधे अंदरूनी अंगों पर असर करता है और बहुत दर्द देता है। अगर इसके बाद किसी ने मैजिक यूज किया तो चोट इतनी बढ़ जाएगी कि जान भी जा सकती है। एक ऐसी स्किल है जो बड़े से बड़े मैजिशियन को भी मार सकती है। हीरो सीजर से पीछे हटता है और सोचने लगता है कि खून बहने की वजह से उसकी ताकत कम हो रही है। उसे कुछ समझ आता है और वो जो को आवाज लगाता है। उसी पल सीजर फिर वार करता है और हीरो जो के बिल्कुल सामने जमीन पर गिर जाता है। चिंग खून से लथपथ है, फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कमजोर होना और दूसरों के भरोसे जीना कितना बुरा महसूस कराता है। वो मानता है कि वो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहता था और ऐसा न होने पर उसे खुद से नफरत होने लगी थी। वो कहता है कि वो भी पहले जो की तरह लाचार था, पर वो कभी डरकर भागा नहीं। सिर्फ कमजोर होने का ये मतलब नहीं कि तुम डरकर बैठ जाओ। जो अपनी पुरानी लड़ाइयों को याद करता है जब उसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन अब उसे चोट से ज्यादा अपनी हिम्मत हारने से डर लगता है। जो पूछता है कि क्या वो हिम्मत की बात कर रहा है, और हीरो कहता है कि वो जो की बात कर रहा है। हीरो उस विशाल मॉन्स्टर के साथ हुई अपनी पुरानी लड़ाई को याद करता है जिसे उसने जीत लिया था। वो जो को बताता है कि उसने सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर उसे मारा था। फिर वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी एक किंग बनने की तैयारी कर रहा था। ब्लड ओथ का एक मेंबर कहता है कि ये तो पहले सिर्फ कचरा चुनता था, यानी इसका यहाँ तक पहुंचना वाकई कमाल है। शू के दिमाग में किंग शब्द अटक जाता है। वो खुद से कहता है कि उसे मजबूत बनना होगा, वरना वो बहुत आसानी से मारा जाएगा। छुप कर रहना और लड़ाइयों से बचना हमेशा आसान था,
लेकिन अब पहली बार उसे मजबूत बनने की चाहत महसूस हो रही है, मगर उसका दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसने लगता है, जो जैसा मामूली लेवल 3 प्लेयर लेवल 17 के आर्मर पर एक खरोंच तक नहीं लगा सका। एक गंदी मुस्कान के साथ दुश्मन ने उसे आगे आकर लड़ने का चैलेंज दिया। बिना डरे जो ने अपने माइक में बफिंग शुरू कर दी। सीजर हैरान होकर रुक गया और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। अभी हीरो मुस्कुराया और बोला कि उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट ढूंढ लिया है। उसे इंस्पिरेशन स्टेटस मिल गया है, जो उसके डैमेज, डिफेंस, स्पीड और रेजिस्टेंस को 15% बढ़ा देता है। मौके का फायदा उठाते हुए हीरो ने ब्लड नाइटमेयर को बुलाया, जो तेजी से आगे बढ़ा और दुश्मन पर हमला कर दिया। ब्लड ओथ से बंधा वो आदमी ब्लड नाइटमेयर के खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह लड़ रहा है, जबकि उसी वक्त चिंग की सीजर के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। साथ ही वो अपनी रीजनरेशन स्पीड के बारे में सोचता है, जो उसकी बॉडी में मौजूद बहुत ज्यादा मैजिक की वजह से काफी तेज है। उसने बरसरकर मोड ऑन कर दिया और खून की छींटों के बीच वो खंजर लेकर सीजर को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। सीजर को तुरंत एहसास हुआ कि उसका आर्मर फेल हो गया है, क्योंकि ब्लेड उसके आर पार निकल गई थी। हीरो ने माना कि आसपास फैला हुआ खून उसे काफी फायदा दे रहा है, हालांकि ब्लड लस्ट डिबफ का बुरा असर उस पर पड़ रहा है। बिना एक पल गंवाए वो लड़ाई खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ा और सीजर पर एक बार फिर हमला किया। सीजर ने अपने हाथ से अटैक को रोका और गुर्राते हुए बोला कि वो ऐसे किसी इंसान से नहीं हार सकता जिसने सिर्फ 20 घंटे ट्रेनिंग की हो। उसने पूछा कि क्या उसके दुश्मन को अब उनकी ताकत के बीच का बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। फिर उसने हीरो को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। सामने खड़े होकर सीजर ने चिढ़ाते हुए कहा कि उसे स्किल वाली कमजोर फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी जगह उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक जबरदस्त मुक्का मारा, जो किसी को भी एक बार में मार सकता था। लेकिन चिंग ने हार मानने से मना कर दिया। सीजर उसकी जिद से चिढ़ गया, उसे बेवकूफ कहा और बोला कि अब उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। उसने फिर कसम खाई कि वो कभी नहीं हारेगा। इसी बीच हीरो ने अपने बचे हुए सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए, जिससे उसकी ताकत बढ़कर 176 एफपी हो गई। सीजर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया और समझने की कोशिश करने लगा, जबकि हीरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसने गौर किया कि स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी मसल्स भी काफी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही उसने एक मुक्का मारा और कहा कि भले ही उसे मार्शल आर्ट्स की ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन एक बार में 300 एफपी की पावर काफी है। दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़े और उनके मुक्के आपस में टकराए। वो टक्कर बहुत ही खतरनाक थी। हमारे हीरो की ताकत बहुत ज्यादा भारी पड़ी। प्रेशर की वजह से सीजर की उंगलियां टूट गईं और वो घिसटते हुए काफी दूर जा गिरा। बिना रुके हीरो उसके पीछे भागा और उसे लगातार पीटना शुरू कर दिया ताकि लड़ाई जल्दी खत्म हो सके। उसने सीजर से कहा कि आज से वो ऑफिशियली कैनन फॉडर स्क्वाड का हिस्सा है। ये बातें उसे चुभ गईं और सीजर की यादें 8 साल पीछे चली गईं, जब वो लोगों के इक्विपमेंट साफ करने वाला एक मामूली नौकर था। वे उसके साथ कूड़े जैसा बर्ताव करते थे। वापस प्रेजेंट में हीरो ने और जोर देते हुए कहा कि सीजर हमेशा से एक मामूली सिपाही ही था और जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। इन बातों से उसे एक और पुरानी बात याद आई, जब उसने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से लड़ाई की थी। भयानक लड़ाई में उसका जबड़ा चकनाचूर हो गया था, 8 पसलियां टूट गई थीं और यहाँ तक कि उसका दिल भी जख्मी हो गया था। उसके लिवर, स्प्लीन और किडनी बुरी तरह डैमेज हो गए थे और उसे जिंदा रखने के लिए बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ी थी। तब तक अबीसल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि अबीसल क्रिएचर्स के सेल्स को इंसानी शरीर के साथ जोड़ा जा सकता था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका डीएनए उस मॉन्स्टर से मैच कर गया है, जिसका मतलब था कि वो बच जाएगा। लेकिन एक शर्त थी, इस प्रोसीजर के बाद वो एक हाइब्रिड बन जाएगा। अपनी काबिलियत साबित करके वो ऑफिशियली लायन हार्ट का मेंबर बन गया। बॉस ने उसे एक बैज दिया और उसे अपना पालतू कुत्ता बनने का हुक्म दिया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया और अपने टीममेट्स के बारे में भी पूछा। लीडर ने उसे बताया कि उसके सारे साथी पहले ही मर चुके हैं। ये दुनिया लोगों को निगल जाती थी और जब तक वो अपनी वैल्यू साबित नहीं करता, उसे भी दूसरों की तरह कचरे की तरह फेंक दिया जाता। इसी बीच वापस प्रेजेंट में सीजर अपनी पूरी ताकत जुटाकर खड़ा हुआ और हीरो पर हमला कर दिया। उसके बॉस ने एक बार उसे मैजिक क्रिस्टल्स के बारे में समझाया था कि ब्लड मून के दौरान इनकी ताकत बढ़ जाती है। उसके शरीर में लगे मॉन्स्टर ऑर्गन्स की वजह से सीजर इन क्रिस्टल्स की एनर्जी को सोख सकता है। इससे उसे कुछ समय के लिए अबीस के बॉस लेवल से भी ज्यादा ताकतवर बनने की शक्ति मिल जाती है। हीरो के सिस्टम ने उसे बताया कि सीजर अब बॉस बन चुका है और उसका बरसरकर मोड खत्म हो गया है। हीरो सीजर की बॉडी को गौर से देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा, क्योंकि सिस्टम अब उसे बॉस लेवल मॉन्स्टर बता रहा था। सीजर गुर्राया कि बस अपनी इंसानियत छोड़ दो और कोई भी बिना किसी लिमिट के मॉन्स्टर बन सकता है। उसने एक बार फिर हीरो पर हमला किया। इस बार सीजर को लगा कि उसने उसे मार दिया है और वो उसकी बॉडी के पास खड़ा हो गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि भले ही कचरा प्लेयर ताकतवर लोगों को चैलेंज नहीं दे सकते, लेकिन चिंग की छिपी हुई ताकत काफी हैरान करने वाली है। फिर भी उसे यकीन है कि वो उसे एक मुक्के में मार सकता है। उसने देखा कि चिंग अपनी काफी ताकत पहले ही खर्च कर चुका है, इसलिए वो अब उसके सामने एक कमजोर प्लेयर है। सीजर ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और बोला कि असली ताकत पाने के लिए अपनी बदसूरती को सामने लाना पड़ता है। वो पागलों की तरह हंसने लगा,
लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो मुड़ा और जो की तरफ बढ़ने लगा। जो डर के मारे जम गया और बोला कि वो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है। लेकिन सीजर को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले ही क्रिस्टल लाने के मिशन में फेल हो गया था। अब वो इस बर्बादी को देखने वाला आखिरी मामूली इंसान होगा। सीजर ने उस पर हमला किया और बोला कि वो उसे एक हीरो जैसी मौत देगा। उसने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा कि मरने से पहले उसे कुछ कहना है। सीजर को ये सब बकवास लगा और उसने जो का कॉलर पकड़कर पूछा कि क्या उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। जो ने जवाब दिया कि वो अबीस से जिंदा बाहर निकलना चाहता है। फिर उसने सीजर के पीछे इशारा करते हुए कहा कि वो इस तबाही को देखने वाला अकेला इंसान नहीं है। ये पीछे किंग खड़ा था, क्योंकि उसने पहले ही मैजिक पोशन पी लिया था। उसकी सारी थकान अब पूरी तरह मिट चुकी थी। किंग ने बताया कि अपनी ऑब्जर्विंग आई से सीजर की बॉडी को देखना बेकार था। इसकी जगह उसने सीजर की बॉडी को छूकर जानकारी निकालने के लिए ब्लड नाइटमेयर का इस्तेमाल किया। सीजर को समझ आया कि उसने असली किंग को नहीं बल्कि उसके क्लोन को मारा था। हीरो ने कहा कि इन ताकतों की कीमत सीजर की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। भले ही बरसरकर मोड ने उसकी ताकत बढ़ा दी थी, लेकिन लिमिट से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी काफी एनर्जी भी खत्म हो गई थी। उसने सीजर से कहा कि अब उसे मॉन्स्टर बनने के लालच की कीमत चुकानी होगी। सीजर जोर से हंसने लगा और बोला कि उसकी सारी ताकत सिर्फ उसकी है और उसका अभी से कोई लेना देना नहीं है। वो फिर से जो की तरफ हमला करने के लिए मुड़ा, लेकिन हीरो ने उसे बीच में ही रोक दिया ताकि जो को भागने का मौका मिल सके। गुस्से में सीजर हीरो की तरफ झपटा, लेकिन किंग ने डटकर मुकाबला किया और सीजर के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसने देखा कि सीजर की स्पीड कम हो गई है और उसकी बॉडी पर ट्रांसफॉर्मेशन का असर दिखने लगा है। दोनों के बीच फिर से भिड़ंत हुई और हीरो ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास अभी कोई सही हथियार होता। अभी जो ने उसका नाम पुकारा और उसकी तरफ एक खंजर फेंका। उसने खंजर से सीजर के हाथ पर वार किया और सीजर को समझ आया कि किंग का हर हमला क्रिटिकल हिट की तरह लग रहा है। हमारे हीरो ने उसे याद दिलाया कि अब भी वही ज्यादा ताकतवर है। सीजर चिल्लाया कि उसे बेइज्जत न किया जाए, वरना वो उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। आखिरकार वो खुद को एक ऊंचे दर्जे का प्राणी समझता है। इतना कहते हुए उसने एक मुक्का मारा। किंग ने अपना जवाबी हमला किया और बोला कि वो अब सिर्फ एक मॉन्स्टर बनकर रह गया है। उसी पल सीजर की हालत और बिगड़ गई। उसकी बॉडी और भी ज्यादा गैर इंसानी होने लगी। हमारे हीरो ने उससे कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरह बदल चुका है। उसने पूछा कि क्या सीजर को अबीस की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन सीजर चिल्लाया कि उसे नीचे मत खींचो और उसे मरने का श्राप दिया। घबराहट में उसने कहा कि उसने खुद को साबित कर दिया है और वो अब कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। जो ने कहा कि अब हमला करने का वक्त है, लेकिन किंग ने बताया कि उसका शरीर ब्लड नाइटमेयर के कब्जे में जा रहा है। तभी किंग को एक चैलेंज मिला। अगर उसे रेयर रिवॉर्ड्स चाहिए तो उसे सीजर को मारे बिना ये लड़ाई जीतनी होगी। भले ही ये नामुमकिन लग रहा था क्योंकि सीजर शायद ही बच पाए। हीरो ने माना कि अगर रेयर रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं तो ये कोशिश करना बनता है। किंग ने ब्लड नाइटमेयर का रूप ले लिया और जो से कहा कि बस 5 सेकंड के लिए सीजर का ध्यान भटकाए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे मारने की जरूरत ही नहीं है। मॉन्स्टर्स अबीस के होते हैं, वहीं रहते हैं और अबीस उन लोगों का स्वागत करता है जो अपनी इंसानियत छोड़कर मॉन्स्टर बन जाते हैं। यही अबीस का असली नेचर है। और तो और रेड मून के दौरान सारे मॉन्स्टर्स बरसरकर मोड में आ जाते हैं। वो इस चैलेंज में बच गया तो उसे बहुत बड़ी दौलत मिलेगी और हीरो उसे पाने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ चेन को एक खजाना मिल गया और वो खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि वो बहुत अमीर बनने वाला है, मगर उसके पीछे सीजर खड़ा था। अब वो दोनों एक बार में बैठे हैं और जो उससे अपना बॉस बनने की मिन्नतें कर रहा है। उसने कहा कि जब से उसने किंग बनने वाली बात सुनी है वो काफी इंस्पायर हुआ है और उसे फॉलो करना चाहता है। लेकिन किंग ने मना कर दिया और कहा कि वो बस कूल बनने के लिए बकवास कर रहा था। जो ने फिर भी उसे बॉस कहा और जिद की कि वो बकवास नहीं थी, क्योंकि उसी की वजह से उसे अपनी असली वैल्यू पता चली। किंग ने उससे उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। जो ने जवाब दिया कि वो उसके साथ ही रहेगा क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट है। किंग याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने ऐसा कब कहा था। फिर जो खड़ा हुआ और ऐलान किया कि वो सपोर्ट का किंग बनेगा। तभी हमारे हीरो ने सोचा कि 2 एजिलिटी और एक लक के साथ भी जो का मैदान में टिके रहना हैरान करने वाला है। फिर भी अभी उसे फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए कहना काफी खतरनाक होगा। जोश में टीम बनाकर लड़ने की बात करने लगा, लेकिन हीरो ने उसे बीच में ही रोककर कहा कि उसे अब अबीस में नहीं जाना चाहिए। उसने समझाया कि भले ही जो दूसरों को सपोर्ट करता है, लेकिन उसे खुद की सुरक्षा के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए इसे असली सपोर्ट नहीं कह सकते। उसने माफी मांगी और कहा कि वो उसे फिर से अपनी जान खतरे में डालते हुए नहीं देखना चाहता। फिर उसने उसे 1000 मैजिक क्रिस्टल्स दिए और एक शर्त रखी कि वो कभी अबीस में नहीं जाएगा। जो ने कहा कि वो उसकी परवाह की कदर करता है, लेकिन वो कचरे की तरह नहीं जीना चाहता। उसे मौत का डर नहीं है, वो बस ये नहीं चाहता कि कोई उसे नीची नजर से देखे। हमारे हीरो ने पूछा कि फिर वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा। किंग ने लाओली की तलवार निकाली और पूछा कि क्या उसका माइक सिर्फ एक हाथ में रहता है। जहां तक उसे पता है, एक बार्ड का रोल आधा मैजिक और आधा फिजिकल होता है। उसने तलवार टेबल पर रखी और जो से कहा कि वो मैजिक वेपन से स्पेल डालने के साथ साथ फाइटिंग भी सीख सकता है। ये लाओली का कर्ज उतारने का एक मौका है कि वो उसकी तलवार का इस्तेमाल करे।
जो ने कहा कि उसे क्रिस्टल्स की जरूरत नहीं है, तो किंग ने सुझाव दिया कि इन्हें लाओली और लाओ झू की फैमिली को दे दिया जाए। एक टीम अबीज गेट के सामने खड़ी है और एक लड़की उन्हें रिपोर्ट दे रही है। ब्लड रेड मून की घटना के बाद मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एज रैंक जॉब चेंजर्स की एक टीम भेजी गई थी। अबीज के अंदर उन्हें 8 लाशें मिली जो ब्लड ओथ ग्रुप के मेंबर्स थे, जिनमें सीजर भी शामिल था जो मॉन्स्टर बन चुका था। उनके साथ ही उन्हें चेन जिंगडेन की लाश भी मिली जिस पर अपनी ही टीम के मर्डर का इल्जाम था। उसके पास काफी अच्छे इक्विपमेंट्स मिले और ऐसा लगता है कि उसे सीजर के मॉन्स्टर रूप ने ही मारा था। ये नतीजा काफी अलग है, पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। उसके बॉस ने पूछा कि क्या सिर्फ यही वजह है, और उसने कंफर्म किया कि शायद हाँ। दूसरे मेंबर ने कहा कि इसका मतलब उनका प्लान फेल हो गया है, लेकिन बॉस ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो किसी और को ढूंढ लेंगे क्योंकि सीजर एक मामूली और बेकार इंसान था। शेन फेंग हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट फर्श पर बैठकर रो रहा है और माफी मांग रहा है। हाथ में एक चाबी पकड़े हुए उसने कसम खाई कि इस बार वो इसे पूरा करके रहेगा। अचानक वो चाबी चमकने लगी जैसे उस पर कोई श्राप हो, और उसका असर पूरे शहर में फैल गया। हॉस्पिटल के अंदर एक अबीसल गेट बन गया और लोग पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाने लगे। एक मॉन्स्टर लिटिल जो और उसकी बहन के पीछे पड़ गया। जैसे ही उसने उन पर हमला किया, लिटिल जो जमीन पर गिर गया और उस जीव ने उसकी बहन को मार दिया। अचानक हीरो की नींद खुल गई और उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक सपना था। नींद में होने की वजह से उसे लगा कि वो आज के बारे में कुछ जरूरी बात भूल रहा है। वो फूलों की दुकान पर गया और मिस जैंग से हमेशा की तरह एक बुके मांगा। उसने पूछा कि क्या वो अपनी छोटी बहन ये से मिलने जा रहा है। उसने सिर हिलाया और बताया कि उनका यहाँ एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मिस जैंग ने कहा कि उसकी बहन खुशकिस्मत है और फिर उसके नए हेयर कट के बारे में पूछा। उसने बताया कि रास्ते में उसे एक मिलिट्री का शौकीन आदमी मिला जिसने उस पर नया कटिंग स्टाइल ट्राई करने की जिद की। उसने कुछ फूल लिए और मिस जैंग की उन्हें बाहर सजाने में मदद करने को कहा। उसने मदद के लिए उसे थैंक्स कहा। किंग ने देखा कि गाड़ियों की एक लाइन दूर जा रही है। मिस जैंग ने बताया कि उसने कई जॉब चेंजर्स की गाड़ियों को हॉस्पिटल की तरफ जाते देखा है और पूछा कि क्या उसे पता है क्या हो रहा है। जैसे ही उसने हॉस्पिटल का नाम सुना, वो छतों से कूदता हुआ तेजी से वहां की तरफ भागा। वहां पहुंचकर जब उसे पता चला कि अंदर अबीसल गेट खुल गया है, तो वो तुरंत जानकारी जुटाने लगा। एक पुलिस वाले ने उसे रोका और कहा कि ये इलाका प्रतिबंधित है, इसलिए वो यहां से चला जाए। लेकिन तभी वो ऑफिसर एकदम से रुक गया। उसने पहचान लिया था कि वो किससे बात कर रहा है। उस ऑफिसर ने उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। दूसरे पुलिस वाले ने चिल्लाकर पूछा कि उसने एक सिविलियन को अंदर क्यों जाने दिया। पहले ऑफिसर ने जवाब दिया कि उसे परेशान न करो, क्योंकि ये पिछली बार भी आया था। आगे बढ़ते हुए हीरो ने अपनी बहन के बारे में सोचा और कसम खाई कि वो फिर से फेल नहीं होगा। बीसिफिकेशन की वजह से हॉस्पिटल अबीसल डायमेंशन में बदल गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने शॉपिंग मॉल में देखा था। वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो काफी साफ था, जिससे लगा कि पहले आई टीम यहां से होकर गुजर चुकी है। उसे वहां एक बोतल मिली और उसे लगा कि वो टीम काफी अमीर होगी। हर जॉब चेंजर ऐसी चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक हाई ग्रेड मैजिक बोतल थी जो 85% एमपी बढ़ा देती है। खुद से कहा कि उसे पूरी तरह तैयार रहना होगा क्योंकि अकेले अबीस में जाकर लिटिल जो को बचाने में काफी माना खर्च होगा। अपनी ऑब्जर्विंग आई से एरिया को स्कैन करने पर सिस्टम ने बताया कि दोनों रास्ते खतरनाक हैं। उसे किसी एक रास्ते को चुनना ही होगा। पिछली टीम के पैरों के निशान देखकर उसने दूसरी तरफ जाने का फैसला किया ताकि लिटिल जो को ढूंढने के चांस बढ़ सकें। जगह बहुत बड़ी है और वक्त कम, पर उसके पास पूरा एरिया छानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने खुद को जल्दी करने के लिए कहा। एक आम इंसान यहाँ ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा। वो अपने चुने हुए रास्ते पर तेजी से दौड़ा और देखा कि वहां का कारपेट एकदम साफ है। इतना साफ कि साफ पता चल रहा था कि यहाँ पहले कोई नहीं आया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि पीछे का रास्ता अंधेरे में गायब हो रहा है और वापस जाने का रास्ता बंद हो गया है। फिर भी उसे एक तरकीब याद आई कि भूल भुलैया में मैप पर निशान लगाना काम आता है। उसने आई ऑफ आर्गोस को मैप दिखाने को कहा, पर उसने मना कर दिया कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। ये अबीस का नियम है, इसीलिए बाकी लोग दीवारों पर खंजर से निशान बनाते थे। अचानक सामने वाले कमरे से टेंटिकल्स बाहर आने लगे जो किसी ट्रैप जैसा लग रहा था, पर वहां किसी मशीन के चलने की आवाज नहीं थी। वहां बहुत ज्यादा सन्नाटा था, एक अजीब सी शांति जो उसे परेशान कर रही थी। उसके पीछे कोई चीज हिली। इससे पहले कि हमलावर वार करता, किंग ने मुड़कर उस पर जोरदार हमला किया और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन ये जीत ज्यादा देर नहीं टिकी। कटे हुए हिस्से फिर से जुड़ गए। उसके दुश्मन के पास फिजिकल इम्यूनिटी थी। उस आदमी ने एक बहुत तेज आवाज के साथ जवाबी हमला किया जिससे किंग के होश उड़ गए। उसने अपने कानों को हाथों से दबा लिया ताकि वो उस चुभने वाली चीख को रोक सके। उस मोमेंट में वो एडमिट करता है कि उसने अबीस को बहुत कम समझा था। ये जगह सिर्फ डेंजरस नहीं है, ये उससे उसकी सुनने की ताकत जैसा जरूरी कुछ छीन सकती है। अब उसके मुंह और नाक से खून बह रहा है। वो धीरे से बोलता है कि वो एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना कर रहा है जो रूल्स से चलता है, लेकिन ये उसके लिए नया नहीं है। उसे याद आता है कि 3 साल पहले भी उसने इसी खतरे का सामना किया था। उस समय
वो क्रिस्टल्स कलेक्ट कर रहा था और अचानक उसे कुछ मूर्तियां जैसी चीजें दिखीं, लेकिन वो कोई सजावट का सामान नहीं थे। वो असल में भेष बदले हुए मॉन्स्टर्स थे। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा, एक आदमी ने उसे वार्न किया कि अपनी आंखें उन पर टिकाए रखे और पलकें न झपकाएं। वो रोने वाली पत्थर की मूर्तियां थीं। उनके बारे में सुनकर ही उसकी रूह कांप गई। वो मानता है कि सिर्फ उस आदमी की मौजूदगी ने ही उसे डरा दिया था, लेकिन उस अजनबी ने चिल्लाकर कहा कि उसे मत देखो, सिर्फ मूर्तियों को देखो। अभी इसका हर क्रिएचर एक खास लॉजिक या रूल पर चलता है, और मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग होगा, वो रूल उतना ही खतरनाक होगा। उस आदमी ने समझाया कि ये पत्थर की मूर्तियां एस क्लास एंटिटीज हैं जो नॉर्मली जॉब चेंजर्स पर अटैक नहीं करती, लेकिन एक बार कोई उन्हें देख ले तो रूल उन्हें उस इंसान से बांध देता है, और जैसे ही टारगेट अपनी नजर हटाता है, मूर्तियां बिना रुके हमला करके मार देती हैं। उसे याद आया कि उसने उस आदमी से पूछा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जवाब सिंपल था लेकिन डरावना था। बिना पलक झपकाए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलो। एक एक कदम करके वो पीछे हटने लगे और लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखा, लेकिन जैसे ही वो लगभग बाहर निकलने वाले थे, चिंग किसी चीज से टकराकर गिर गया। मूर्ति अचानक हरकत में आ गई। एक पल के अंदर दूसरे आदमी ने लीवर खींचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने चिंग से कहा कि इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया है, वरना उसका हाल भी बाकी जॉब चेंजर्स जैसा ही होता। वो सिर्फ कूड़ा बीनने वाले थे जो लड़ नहीं सकते थे, लेकिन जब सर्वाइवल एक्सपीरियंस की बात आती थी तो जॉब चेंजर्स भी पीछे रह जाते थे। वापस प्रेजेंट में चिंग अपने मौजूदा अटैकर को हराने के ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है। अगर इस क्रिएचर का रूल इसे फिजिकल इम्यूनिटी देता है तो शायद मैजिक से इसे चोट पहुंचाई जा सके। वो आग का एक बड़ा धमाका करता है, लेकिन वो आग बिना कोई नुकसान पहुंचाए बुझ जाती है और दुश्मन को कुछ नहीं होता। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आग ही इकलौता स्पेल है जिसमें वो मास्टर है। वक्त कम है, उसे अभी भी नाव ढूंढनी है और वो इस चैम्बर में ज्यादा देर नहीं रुक सकता। इससे भी जरूरी बात यह है कि भले ही उस डेमन पर फिजिकल अटैक्स का असर नहीं होता, लेकिन उसके सारे हमले भी पूरी तरह फिजिकल ही रहे हैं। ये विरोधाभास शक पैदा करता है। ये रूल काफी सस्पिशियस है। वो अपनी ऑब्जर्विंग आई को एक्टिवेट करता है। क्रिएचर के मैकेनिक्स को साफ तौर पर समझने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। अब उसे समझ आ गया है। उसे ठीक से पता है कि उसे कैसे नीचे गिराना है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रूल्स और मैकेनिक्स को समझ लेता है। डेमन स्पिरिट सिर्फ तभी सामने आती है जब कोई अटैक किया जाता है, क्योंकि साइद अब भी बाहर है। स्पिरिट ने उन रूल्स से मिलने वाली प्रोटेक्शन खो दी है, जिससे उसकी फिजिकल फॉर्म पर हमला करना मुमकिन हो गया है। हालांकि डेमन अब अपनी दूसरी फॉर्म में बदल रहा है। तेज चीख की वजह से उसकी विजन धुंधली हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए ब्लड क्लोन को डीएक्टिवेट करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो तुरंत इस ख्याल को छोड़ देता है। उसने अभी इसे एक्टिवेट किया है और इस स्किल को कूल डाउन होने में कम से कम 30 सेकंड लगेंगे। इसके अलावा उसकी बची हुई मैजिक पावर बार समन्स का बोझ नहीं सह सकती। फिलहाल उसे बस किसी भी जानलेवा हमले से बचना है। उसे एहसास होता है कि वो जिस डेमन से लड़ रहा है वो असल में एक असैसिन है, जिसे वो सिर्फ अपनी ताकतों के दम पर नहीं हरा सकता। मैन ईटिंग प्लांट रीजनरेशन को एक्टिवेट करके वो अपने जख्मों को भरना और बहरेपन को ठीक करना शुरू करता है। उसे पूरी तरह ठीक होना होगा अगर वो नहीं चाहता कि एक ही बार उसे खत्म कर दे। अपनी नई फॉर्म में डेमन स्पिरिट रोशनी से पीछे हटने लगती है, यहाँ तक कि हीलिंग मैजिक की हल्की चमक की वजह से वो उसके पास आने में भी हिचकिचा रही है। आखिरकार उसे मुकाबला करने का एक रास्ता मिल गया है। एक बार फिर वो ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन करता है और अपना हाथ अपने सीने पर रखता है। तुरंत आग उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। स्पिरिट पीछे हटती है और घबराहट में भागने लगती है। आग इसकी लाइफ फोर्स है और ये डेमन असल में एक मासूम की आत्मा है जिसे जिंदा जला दिया गया था। अगर वो फायरबॉल नहीं फेंक सकता तो वो खुद एक फायरबॉल बन जाएगा। फिर से ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन कास्ट करता है और उसे स्पिरिट की तरफ फेंकता है। धमाके की जबरदस्त ताकत उसे पीछे की ओर धकेल देती है। डेमन बुरी तरह जलने लगता है और भाग नहीं पाता। आखिरकार हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसे हरा दिया है, लेकिन सिस्टम उसे अलर्ट करता है। उसका हाथ बुरी तरह जल गया है, जिससे वो हथियार चलाने या स्पेल कास्ट करने के काबिल नहीं रहा। दर्द के बावजूद वो हंसता है। जीत के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे रीजनरेशन एबिलिटी के खत्म होने का इंतजार करना होगा ताकि वो ठीक हो सके। उसे ये भी फिक्र है कि कहीं डेमन स्पिरिट राख न बन जाए। उसे रिसाइकिल करने के लिए ये सही सलामत चाहिए। खुशकिस्मती से वो उसे रिसाइकिल करने में कामयाब हो जाता है और उसे सोल रीपर नाम का एक आर्टिफैक्ट मिलता है। इस आर्टिफैक्ट के साथ वो एक डेमन स्पिरिट को समन कर सकता है जो आगे बढ़कर एक बड़ा हमला करेगी और बेस डैमेज से 5 गुना ज्यादा डैमेज देगी। अगर इससे कोई मरता है तो उसकी 15% हेल्थ और माना दोनों रिकवर हो जाएंगे। डिस्पेयर हार्वेस्ट को 5 बार से ज्यादा ट्रिगर करने पर वो 1 सेकंड के लिए इनकॉर्पोरियल स्टेट में चला जाता है, जिस दौरान उस पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होगा। हालांकि आर्टिफैक्ट्स सोलबाइंड होते हैं और उन्हें ट्रेड नहीं किया जा सकता। उसे एहसास होता है कि ये कार्ड पिछलों से बहुत अलग है। ये एक सोलबाइंड आर्टिफैक्ट है। इसके अलावा सोल हार्वेस्टिंग ब्लेड मारे गए दुश्मनों को हेल्थ और माना में बदल देता है, जिससे वो एक ही बार में पूरे ग्रुप को खत्म कर सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत है। अगर अटैक से कोई नहीं मरता
तो डैमेज वापस उसी पर आ जाएगा जो जानलेवा हो सकता है। सटीकता बहुत जरूरी है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे बंद दरवाजा खुलता हुआ दिखता है। इसी बीच उसका रीजनरेशन कूल डाउन खत्म हो जाता है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए अबीस में और गहराई में जाने के लिए तैयार है। काफी नीचे इंसान छत से उल्टे लटके हुए हैं और मॉन्स्टर्स ने उनकी बॉडीज को बुरी तरह काट फाड़ दिया है। उस अंधेरे चैम्बर में सिर्फ टॉर्चर भरा हुआ है। उसकी बहन जो बोरियों के ढेर के पीछे छिपी हुई है। उसका टेडी बियर उस मॉन्स्टर के ठीक पीछे पड़ा है जो इंसानी अंगों को काटने में बिजी है। वो ध्यान भटकाने के लिए कमरे के दूसरी तरफ एक बोतल फेंकती है। मॉन्स्टर अपनी नजर उस आवाज की तरफ घुमाता है। मौका पाकर जो बोरियों के पीछे से कूदती है और जमीन पर आती है। जब मॉन्स्टर का ध्यान कहीं और होता है वो टेडी बियर की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा पाती, क्रिएचर अपना पैर खिलौने पर रख देता है और उसकी तरफ गुस्से में गुर्राता है। वो अपने भाई को मदद के लिए पुकारती है क्योंकि मॉन्स्टर उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा है। अचानक एक झलक में कोई पीछे से मॉन्स्टर पर कूदता है और अपनी तलवार के एक ही वार से उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। वो आदमी वू मिंग है जो 2 तलवारें चलाता है। उसकी तरफ देखे बिना मिंग मुड़ता है और जाने लगता है, जबकि जो जमीन पर हैरान और कांपती हुई बैठी रहती है जल्दी से उसका पैर पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने की भीख मांगती है। वो उससे कहता है कि अभी के लिए छिपी रहो, इस एरिया में अब ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं बचे हैं। वैसे भी अगर वो उसका पीछा करती रही तो मारी जाएगी। वो जिद करती है कि उसे जिंदा रहना ही होगा, उस वादे के लिए जो उसने अपने भाई से किया था। 7 साल पहले अबीस के एक मॉन्स्टर ने उसकी स्पाइनल नर्व को बुरी तरह डैमेज कर दिया था, इतना कि उसे बताया गया था कि वो शायद कभी नॉर्मल नहीं चल पाएगी। डॉक्टर ने उनकी फैमिली को बताया था कि इसका इकलौता इलाज अबीस की मिस्टीरियस पावर्स में ही हो सकता है। उसके भाई ने खुद अबीस में जाने का सोचा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे वार्न किया था कि उसके जैसे लो लेवल के इंसान के लिए ये बहुत डेंजरस है। उसने बात नहीं मानी। ऊपर से इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था और पेरेंट्स के न होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उस पर थी। उसने अबीस में जाने का फैसला किया ताकि पैसे कमा सके और इलाज ढूंढ सके। उसने अपनी बहन से वादा किया कि वो खतरे से बचेगा और सही सलामत लौटेगा। दूसरी तरफ जो ने भी वादा किया कि वो एक दिन फिर से चलेगी। अब प्रेजेंट में वो मिंग से कहती है कि वो यहाँ नहीं मर सकती। जब उसका भाई बाहर उसे ढूंढने के लिए अबीस में आने की कोशिश कर रहा है, मिंग उसे उठा लेता है, लेकिन साफ तौर पर वार्न करता है कि वो उसे मॉन्स्टर से नहीं बचाएगा। वो जिए या मरे इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके काम में दखल नहीं देगी और न ही उसे स्लो करेगी। वो बस उसके पीछे चलना चाहती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो आखिरकार अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसी बीच मेन कैरेक्टर अबीस की गहराई में जा रहा है और उसके दिमाग में वहां के डरावने रूल्स चल रहे हैं। उनमें से एक रूल ये है कि कोई भी अपनी उस फिजिकल कंडीशन से ज्यादा ठीक नहीं हो सकता जो उसकी एंट्री के वक्त थी, वरना उसने बहुत पहले ही अपनी बहन का इलाज ढूंढ लिया होता। वो अचानक रुक जाता है जब उसे जमीन पर दर्जनों लाशें बिखरी हुई दिखती हैं। ये साफ है कि यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई थी जो नॉर्मल जॉब चेंजर्स की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये बात यह है कि कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा, जिससे लगता है कि शायद कोई सर्वाइवर आसपास ही है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो सामने पड़ी एक विशाल बीस्ट की बॉडी को देखता है जिसका शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ है। फिर भी अपनी ऑब्जर्विंग आई के बावजूद उसे मैजिक का कोई निशान नहीं मिलता। इसका मतलब है कि जिसने भी ये किया है वो बहुत ज्यादा फुर्तीला और समझदार था। वो सोचता है कि क्या अटैकर ने सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है और वो खुद से कहता है कि लगता है ये इंसान हड्डियां तोड़ देने वाले लेवल पर काम करता है। मिंग अबीस में आगे बढ़ रहा है और जो उसके पीछे पीछे चल रही है। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है और गोलियां मिंग के शरीर के पार हो जाती हैं, जो घबरा जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। 4 साल पहले किंग ऑफ द एंशिएंट टूम नाम का एक क्लास अबीस हुआ करता था। उस वक्त एक आदमी मिंग और उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स पर चिल्लाया था और उन्हें हुक्म मानने को कहा था, क्योंकि उसने उनकी सर्विस के लिए काफी पैसे दिए थे और मिंग की कोई लीगल पहचान नहीं थी। मिंग के पास सरवाइव करने का इकलौता रास्ता ये था कि वो एक मर्सनरी के तौर पर प्राइवेट हंटिंग ग्रुप में शामिल हो जाए। इस ग्रुप में ऐसे लोग थे जो जिंदगी और मौत को अलग नजरिए से देखते थे, जिन्हें सुसाइड मिशन पर भेजा जाता था। उन्हें उस किंग को जान से मारने का ऑर्डर मिला था, जिसके बदले उन्हें 20,50,000 युआन का रिवॉर्ड मिलना था। मिंग उस डेमन किंग को मारने में कामयाब रहा, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो जिस आदमी ने ऑफर दिया था वो अपनी बात से मुकर गया। वहां बचे हुए सामान में उन्हें एक बॉक्स और एक लॉकेट मिला जो डेमन ने पीछे छोड़ा था। जिस आदमी ने बॉक्स खोला उसे वो खाली मिला। अचानक वो रेत में बदल गया। ये उस आर्टिफैक्ट की वजह से लगा एक इंस्टेंट श्राप था। वो श्रापित रेत उसकी आंखों में भी चली गई। इसके अलावा वो उस लॉकेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंसान के लिए काम करता था। वो लॉकेट कोई मामूली चीज नहीं थी। ये एक अमर अवशेष आर्टिफैक्ट था जो उसे पहनने वाले को एक अनडेड क्रिएचर में बदल सकता था। हालांकि इस बदलाव की एक बड़ी कीमत थी।
दर्द या किसी भी इमोशन को महसूस करने की ताकत खो देना। सिर्फ पवित्र या हीलिंग स्पेल्स ही ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि साधारण स्पेल्स का अनडेड पर कोई असर नहीं होता। प्रेजेंट में मिंग जो को ये सब बताता है कि कैसे इन घटनाओं ने उसे आज जैसा बनाया है, एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। दिलचस्पी से सुनती है और पूछती है कि ऐसा कौन सा श्राप है जो खून को रेत में बदल सकता है। मिंग कुछ नहीं कहता और बस मुड़ जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर जो उसे इग्नोर करने के लिए उस पर चिल्लाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डेमन्स के झुंड से लड़ रहा है और उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। कम वक्त के बावजूद उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स बांट दिए और अब उसका हर एट्रीब्यूट 200 के पार है। फिर भी उसके मन में घबराहट है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि अगले दरवाजे के पीछे कैसा मॉन्स्टर छिपा है। स्टैट्स बांटने में एक भी गलती उसकी जान ले सकती थी। हालांकि अभी वाले दुश्मन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनकी गिनती इतनी ज्यादा है कि वो उसे थका रहे हैं। ये सिस्टम एक वार्निंग फ्लैश करता है। उसका माना 5% से नीचे गिर गया है। इसके साथ ही उसकी सारी स्किल्स बेकार हो गई हैं। फिलहाल उसे लड़ाई में बने रहने के लिए पूरी तरह से अपने रॉ स्टैट्स पर भरोसा करना होगा, लेकिन ये लड़ाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसके शरीर में थकान बढ़ रही है और उसका स्टैमिना धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ तक कि उसका माना जो कभी फुल था अब आधा ही रह गया है। उसकी इन्वेंट्री में सिर्फ बड़े माना पोशंस बचे हैं, लेकिन वो उन्हें असली इमरजेंसी के लिए बचा कर रख रहा है। खुशकिस्मती से उसके पास सोल रीपर आर्टिफैक्ट है जो वक्त के साथ उसकी हेल्थ रिकवर कर सकता है। आखिरकार सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया है। उसकी हेल्थ और माना पूरी तरह रिस्टोर हो गए हैं। अभी उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है जो किसी मॉन्स्टर से मैच नहीं करता। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसका पैर गलती से एक चश्मे पर पड़ता है और उसका एक लेंस टूट जाता है। एक बैरल के नीचे से एक आदमी घबराकर बाहर निकलता है और चिल्लाता है कि उसे न मारे, वो भी एक इंसान है। वो रेंग कर बाहर आता है और टूटे हुए चश्मे की तरफ इशारा करते हुए प्रोटैगनिस्ट से उन्हें देने को कहता है। वो आदमी अपना नाम सॉन्ग किंगशान बताता है, जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और रिसर्चर है। वो बताता है कि कैसे मॉन्स्टर्स उसके वार्ड में घुस आए और लोगों को मारना शुरू कर दिया। कोई और रास्ता न होने पर वो छिप गया और आखिर में खुद को बैरल में घुसा लिया ताकि कोई उसे देख न सके। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसने किसी और को जिंदा देखा है। शान अपना सिर हिलाता है और कहता है कि यहाँ हेल्दी लोग भी नहीं बच पा रहे, तो बिना हाथ पैर वालों की क्या बात करें। चिंग का चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी आवाज में गुस्सा दिखता है। एक डॉक्टर अपने मरीजों के बारे में इतनी बेरहमी से कैसे बात कर सकता है। शान बिना डरे जवाब देता है और कहता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, जिंदा रहना सबसे पहले आता है और बिना किसी फाइटिंग स्किल्स के वो किसी को बचाने में लाचार है। वो आगे कहता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट वाकई उसे बचाने आया है तो फालतू बातें बंद करे और उसे सेफ रखने पर ध्यान दे। शान आगे पूछता है कि क्या लायन हार्ट ने उसे यहाँ से निकालने के लिए कोई बड़ा इनाम ऑफर किया है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट लायन हार्ट का नाम सुनता है, उसका ध्यान सीजर की तरफ जाता है जिससे उन्हें एक बैज मिला था। जू ने समझाया था कि ये लायन हार्ट हंटर ग्रुप का है जो सिर्फ एलीट लोगों को ही शामिल करते हैं, लेकिन किंग को उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अजीब लगते हैं। वापस प्रेजेंट में जैसे जैसे प्रोटैगनिस्ट अबीस में और गहराई में जाता है, शान चिल्लाता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, एग्जिट दूसरी तरफ है। किंग पूछता है कि क्या शान वार्ड वाले एरिया से आया है। शान हंसता है और कहता है कि डिसेबल्ड लोगों को बचाने की जहमत न उठाए, उनके पास कोई पैसा नहीं है और वो बेकार है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो अपनी बहन के लिए वार्ड में जा रहा है। शान अचानक घबरा जाता है, ये समझकर कि चिंग यहाँ लायन हार्ट के ऑर्डर्स पर नहीं आया है। प्रोटैगनिस्ट इस बात को कंफर्म करता है और जहां तक कचरे की बात है, वो साफ करता है कि वो इसे सिर्फ कलेक्ट करता है। उसने उसे बचाने का कभी नहीं सोचा था। प्रोटैगनिस्ट एक और दरवाजे के पास पहुंचता है जब पीछे से आ रहा शान उसे वार्न करता है कि आगे का एरिया एक गहरी भूल भुलैया में बदल चुका है। अनगिनत रास्ते हैं जिन्हें इस तरह बनाया गया है कि एक्सप्लोरर्स भटक जाएं। शान सही रास्ता दिखाने का ऑफर देता है। वो साथ मिलकर उसकी बहन को ढूंढ सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। कोई जवाब न मिलने पर शान खामोशी को हाँ समझ लेता है और टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर कदम रखता है। किंग उसके पीछे जाता है। शान उसे मास्टर कहकर बुलाता है और उसकी पार्टी के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट रूखा जवाब देता है कि वो अकेला है, एक सोलो हंटर। शान टाटारस, लायन हार्ट और क्लाउड टॉप जैसे एलीट ग्रुप्स के बारे में बड़बड़ाने लगता है जो स्किल्ड हंटर्स को काफी अच्छी सैलरी देते हैं कि वो यहाँ से निकलने के बाद किंग को उनमें से किसी एक से मिलवा सके। प्रोटैगनिस्ट का सब्र जवाब दे देता है। वो शान से कहता है कि चुप हो जाओ और बस मेरी बहन के पास ले चलो। उसका नाम ये शाओजो है। ये नाम सुनकर शान बुरी तरह कांप जाता है। पुरानी यादें ताजा होती हैं। उसे एक आदमी याद आता है जिसने शाओजो और एक दूसरी लड़की लिन शुगु को टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए मनाया था। शान ने पूछा था कि उसने उन्हें कैसे मनाया। उस आदमी ने समझाया कि उसने बस उनसे ये पूछा था कि क्या वो अपने परिवारों पर बोझ बने रहना चाहती हैं जो उनके मेडिकल बिल्स भरने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसने शुगु से पूछा था कि क्या वो अपने पिता पर बोझ बनी रहना चाहती है जो हाल ही में जेल से छूटा था और उससे कभी मिलने नहीं आया क्योंकि वो उसे एक फालतू भार समझता था।
जो से भी उसने ऐसा ही सवाल किया था। क्या उसे अच्छा लग रहा था कि उसका भाई सिर्फ उसके मेडिकल खर्चे उठाने के लिए हर दिन अपनी जान दांव पर लगा रहा है? दोनों लड़कियां तैयार हो गई थीं। इलाज की चाह में उन्होंने उसका ऑफर मान लिया था। उसने उनकी बीमारियों का एक सो कॉल्ड इलाज पेश किया था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर दिए थे। उन्हें बहुत आसानी से धोखा दिया गया था। शान और वो आदमी एक मशीन के सामने खड़े थे जहां एक लड़की की बॉडी तैर रही थी। शान ने कहा था कि ये कचरा भी अब काम आ रहा है। वो लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि जॉब चेंजर के डेवलपमेंट को तेज किया जा सके। उसने समझाया कि इन एम्ब्रियोज को अरबों में बेचा जा सकता है, जो सोसाइटी के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। चैम्बर के अंदर शुगु पानी में डूबी हुई थी। शान के कहने पर एक दूसरे डॉक्टर ने उसे अबीसल स्टेम सेल सॉल्यूशन का इंजेक्शन दिया। वो प्रोसीजर फेल हो गया। वहां अफरा तफरी मच गई। शान ने सबको चुप कराया और याद दिलाया कि सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। उनके पास बैकअप प्लान्स तैयार थे। तभी एक लड़की अंदर आई और बताया कि पहले सब्जेक्ट का पिता बाहर हंगामा कर रहा है। शान ने अपने आदमियों को उसे अंदर लाने का ऑर्डर दिया। गार्ड्स उस आदमी को घसीटते हुए अंदर लाए और बताया कि उसकी बेटी डायरेक्टर के पास है। उस पिता ने शान का सामना किया और उसकी नजरें उस मशीन पर टिकी थीं जिसमें उसकी बेटी की लाश थी। उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने उसे मार दिया। शान ने उसे यकीन दिलाया कि एग्रीमेंट के मुताबिक उसे हर्जाना दिया जाएगा। वो आगे की रिसर्च के लिए बॉडी को अपने पास ही रखेंगे। उस पिता को गुस्सा आ गया और उसने शान की नाक पर एक घूंसा जड़ दिया। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वो बेरहम है और साइंस के नाम पर मासूमों की जान का सौदा कर रहा है। शान ने पलटकर जवाब दिया और उसे अपाहिज कहा, जो चल भी नहीं सकता था, और दावा किया कि उनके जिंदा रहने से ज्यादा उनके शरीर समाज के काम आएंगे। उसके आदमियों ने पिता को दबोच लिया जब शॉन ने ठंडे दिमाग से उससे कहा कि पैसे लो और यहां से चले जाओ। उस आदमी के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने शॉन को मर्डर कहा, एक ऐसा इंसान जिसने एक नाबालिग बच्ची को धोखे से डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर किया। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, बस अपनी बेटी वापस चाहिए थी। शॉन ने बस सर हिलाया और गार्ड्स उस पिता को घसीटते हुए ले गए जबकि वो उन्हें गालियां दे रहा था। शान दूसरी मशीन की तरफ मुड़ा जिसमें शाओ झोउ थी। उसने रिसर्चर से अपडेट मांगा। आदमी ने बताया कि अब तक कोई एनर्जी डिटेक्ट नहीं हुई है, उसे अभी और ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी। डायरेक्टर ने शान से पूछा कि क्या शाओ झोउ का भाई भी उस दूसरे पिता की तरह हंगामा कर सकता है। शान ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने दावा किया कि उसका भाई बस एक स्कैवेंजर है, वो कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। प्रेजेंट में वापस आते हुए उसका नाम सुनते ही शान अकड़ गया। प्रोटागोनिस्ट ने यह नोटिस किया और उससे सवाल किया। शान बात टाल गया और बोला कि उसे पक्का नहीं पता, शायद वो अगली मंजिल पर हो। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि एक मामूली स्कैवेंजर इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, और क्या वो बीस्ट का कत्लेआम सच भी था। डॉक्टर ने धीरे से बुदबुदाया कि अगर प्रोटागोनिस्ट ने सच में अपनी बहन को मरने के लिए मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ा है तो वो उसे जान से मार देगा। वो चलते रहे, लेकिन शान के चेहरे से घबराहट नहीं गई। प्रोटागोनिस्ट ने उसे देखा और पूछा कि क्या वो रास्ता भूल गया है। शॉन ने सर हिलाया और बुदबुदाया कि वो बस अपनी बहन के लिए परेशान है। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि हॉस्पिटल में मॉन्स्टर्स का झुंड आ गया है और उसे डर है कि वो खतरे में होगी। डर उस पर हावी होने लगा और उसने धीरे से कहा कि वो सारा इल्जाम मॉन्स्टर्स पर डाल देगा। वो जानता है कि वो सच नहीं बता सकता कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। अचानक सामने से एक आवाज गूंजी। प्रोटागोनिस्ट ने तुरंत रिएक्ट किया, डॉक्टर को पीछे खींचा और उसे पीछे से मारा। ठीक उसी वक्त जब उनके सामने हवा में एक तलवार लहराई। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए प्रोटागोनिस्ट ने कहा कि ये किसी मॉन्स्टर का हमला नहीं लग रहा। एक शख्स सामने आया जिसका नाम मिंग था। वो सामने आया और उसने तुरंत माफी मांगी कि उसने उन्हें गलती से मॉन्स्टर समझ लिया था। डॉक्टर शॉन की तरफ मुड़कर उसने कहा कि उसे लायन हार्ट ने भेजा है और वो उसे रेस्क्यू करने आया है। शॉन गुस्से में चिल्लाया और मिंग से पूछा कि क्या वो वाकई उसे बचाने आया है, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले वो लगभग मर ही गया था। प्रोटागोनिस्ट ने उसे गौर से देखा और पहचान लिया कि ये वही मिंग है जिसने लैब्रिंथ के एंट्रेंस के पास अपने निशान छोड़े थे। मिंग एकदम हैरान रह गया। वो मिंग को घूरने लगा, ये देखकर दंग कि जहां उसकी पूरी टीम खत्म हो गई। मिंग किसी तरह बच गया। मिंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया कि वो एक डबल पेड मर्सिनरी है और मिशन के दौरान साथियों को खोना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। प्रोटागोनिस्ट मिंग जैसे मर्सिनरीज के बारे में पहले से जानता है। वे अबिस में काम करते हैं, डबल पैसे के लिए डबल रिस्क वाले मिशन लेते हैं, और अगर उनकी पूरी टीम मर जाए तो वे सारा रिवॉर्ड खुद रख लेते हैं। मिंग मुड़ा और बिना कुछ कहे जाने लगा। शान उसे यकीन के साथ नहीं देख पा रहा था और चिल्लाया, ये पूछते हुए कि अगर वो उसे बचाने आया है तो उसे छोड़कर क्यों जा रहा है। वो उसके पीछे भागा, लेकिन प्रोटागोनिस्ट ने शान को कॉलर से पकड़ा और उसे झटके से पीछे खींच लिया। गुस्से में बोला कि मिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो यहाँ किसी को बचाने आया है। जिस तरह से उसने अपनी तलवार पकड़ी है उसमें कोई झिझक नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का पोस्चर है जो जान लेने के लिए तैयार हो। शॉन ने अपनी पलकें झपकाईं
वो कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि प्रोटागोनिस्ट ने उसे अभी क्या बताया। प्रोटागोनिस्ट शान की तरफ मुड़ा और बोला कि वो उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी बहन का कमरा ढूंढने के लिए कर रहा है। मिंग अचानक बोला और कैजुअली बताया कि उसने उस इलाके में एक लड़की को देखा था। प्रोटागोनिस्ट तुरंत अकड़ गया। उसकी आवाज में घबराहट थी जब उसने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। शान अंदर ही अंदर पैनिक करने लगा। अगर वो अभी भी जिंदा है तो उसकी अपनी जान खतरे में है। बिना किसी वार्निंग के मिंग ने उनकी तरफ एक टेडी बेयर फेंका और कहा कि हालांकि लड़की प्यारी थी पर वो बच नहीं पाई। सुनकर प्रोटागोनिस्ट सन्न रह गया और उसकी बॉडी यकीन न होने की वजह से जम सी गई। दूसरी तरफ शान को अंदर ही अंदर राहत महसूस हुई। अगर वो मर गई है तो शायद वो बच जाए। मिंग ने शांति से अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे उसकी किस्मत से कोई मतलब नहीं है और मॉन्स्टर्स के हमले में वो उसे नहीं बचाएगा, पर उसने वादा किया था कि अगर वो उसके भाई से मिला तो उसकी बातें उसे बता देगा। उसने बताया कि लड़की को उम्मीद थी कि वो हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर अपने भाई का इंतजार कर पाएगी ताकि उसके भाई को पता चल सके कि वो ठीक है। प्रोटागोनिस्ट का शौक अब गुस्से में बदल गया। वो मिंग पर झपटा और चिल्लाकर बोला कि जब वो खतरे में थी तो तुम बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। लेकिन मिंग को इस इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जवाब दिया कि उसका काम सिर्फ मिशन पूरा करना और अपनी पेमेंट लेना है, उसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। फिर उसने एक और डार्क सच बताया। उस पर एक शाप है, जो भी उसके पीछे आता है वो मारा जाता है। वे आपस में लड़ने लगे। प्रोटागोनिस्ट बिना रुके हमले कर रहा था, लेकिन मिंग उस अफरा तफरी के बीच कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज उस गुस्से और शोर में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मिंग ने उससे डॉक्टर शान को छोड़ने के लिए कहा और बदले में उसे सही रास्ता दिखाने का वादा किया। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और ऐलान किया कि वो कोई रहम नहीं दिखाएगा। उसने यहाँ तक दावा किया कि उसने अपने साथियों को भी नर्क भेज दिया है। चिंग आगे लपका और मिंग के हाथ पर जोर से वार किया। उस टक्कर से तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चिंग ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि अब बिना वेपन के मिंग उसे कैसे मारेगा। प्रोटागोनिस्ट ने एक नया वेपन निकाला और मिंग पर चलाया, लेकिन मिंग बड़ी आसानी से बच निकला। अचानक सिस्टम ने प्रोटागोनिस्ट को अलर्ट किया कि डिसआर्म एक्टिवेट हो गया है और अगले 8 सेकंड तक उसके सारे वेपन्स बंद रहेंगे। मिंग ने मौके का फायदा उठाया। वो आगे बढ़ा और प्रोटागोनिस्ट को खुद से दूर फेंक दिया। चिंग ने देखा और कहा कि उसे लगा था मिंग बस एक अच्छा तलवारबाज है, पर अब साफ है कि वो बिना तलवार के भी उतना ही खतरनाक है। उसने समझाया कि डबल पेड तलवारबाजों को बिना हथियारों के भी मॉन्स्टर्स से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसने आगे कहा कि मिंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत दिखाई भी नहीं है। मिंग ने अपनी तलवार वापस ली और उन्हें वार्निंग दी कि अब वो अपनी ताकत नहीं रोकेगा। अपना पोस्चर बदलते ही उसने रॉक ब्रेकिंग स्लैश की पावर एक्टिवेट की। हवा में एनर्जी की वजह से कंपन होने लगी, पर प्रोटागोनिस्ट उस हमले को एनालाइज करने लगा। भले ही तलवार पावरफुल है, पर उसके भारी वजन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर वो हमला होने से पहले हिल जाए तो उसे भरोसा है कि वो जीत सकता है। हमारा हीरो मिंग से भिड़ा और उसे तुरंत महसूस हुआ कि मिंग कितना फास्ट है। चिंग ने पूछा कि क्या वो अपने मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके उससे लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। बिना जवाब दिए हमारा हीरो हवा में मिंग की तरफ बढ़ा और रॉक शैटरिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता मिंग ने उसे रोका और मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसी बेकार स्किल्स उसे नहीं जिता पाएंगी और हीरो को एक जोरदार पंच मारा। उसने बताया कि नॉर्मल हालात में ये पंच किसी की भी बॉडी के चिथड़े उड़ा देता, पर हीरो की तलवार के वजन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ दब गई। फिर भी उसने माना कि हमारा हीरो उन ओ लेवल के फाइटर्स जैसा नहीं है जिनसे वो पहले मिला है। उसने माना कि हीरो की पावर अलग है, पर यह भी कहा कि उसकी खुद की एबिलिटीज अब भी कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारे हीरो ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स के बारे में डंगे न हाँके। वो उतना भी आगे नहीं है जितना वो सोच रहा है। चिंग ने चिढ़ते हुए वार्निंग दी कि ये हीरो के पास आखिरी मौका है कि वो अपनी बहन के बारे में जो जानता है वो बता दे। इसी बीच मिंग को झो के साथ हुई चिंग के बारे में पुरानी बातचीत याद आई। उसने अपने भाई की तारीफ करते हुए कहा था कि भले ही वो एक स्कैवेंजर है, पर वो मजबूत बनने और अपनी किस्मत बदलने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता है। वो भी उसी की तरह पावरफुल बनने का सपना देखती है। पर मिंग ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि स्कैवेंजर बस मामूली क्लास के लोग होते हैं जिनमें कोई असली ताकत नहीं होती। तब झो उस पर भड़क गई थी और चिल्लाई कि वो गलत है, उसका भाई एक असली वॉरियर है। उसने जोर देकर कहा कि मिंग तभी समझेगा जब वो उससे खुद मिलेगा। उसने कहा था कि किसी दिन वो उन्हें जरूर मिलवाएगी ताकि मिंग खुद देख सके कि उसका भाई कितना बहादुर है। प्रेजेंट में मिंग ने झो की बातों को याद करते हुए हीरो को बड़े ध्यान से देखा। उसे एहसास होने लगा कि यह आदमी वाकई स्ट्रांग हो सकता है, जिसने यहाँ पहुंचने से पहले कई बार मौत का सामना किया। इसी बीच हमारे हीरो ने अपनी आखिरी पोशन पी ली ताकि वो मिंग के बेस स्टैट्स को ठीक से समझ सके। उसे ये पक्का करना था कि क्या उसके बर्जक डैमेज बफ्स मिंग को हराने के लिए काफी होंगे। ये दुश्मन उन दूसरे इंसानी क्लास चेंजर्स से अलग है जिनका उसने अब तक सामना किया है। मिंग ने कोई आर्मर भी नहीं पहना है, उसके पास बस एक बड़ी तलवार है। उसके लड़ने का स्टाइल ऐसा है कि हीरो को डिफेंड करने या वापस हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा। पक्का इरादा करके हीरो ने बर्जक मोड ऑन किया और पूरी ताकत से दोबारा हमला किया, लेकिन मिंग एक बार फिर बड़ी आसानी से बच गया
जिससे चिंग दंग रह गया कि वो कितना स्ट्रांग है। आखिरकार हमारे हीरो ने सोल डैश कार्ड का इस्तेमाल किया और फिर से लड़ाई शुरू की, पर इस बार उसने कुछ अजीब नोटिस किया। वो पहले की तरह मिंग के हमलों से बच नहीं पा रहा था। अचानक मिंग जोर जोर से हंसने लगा और पागलों की तरह चिल्लाया। हमारा हीरो उसे उलझन में घूरने लगा। बिना डरे उसने एक और हमला किया, पर हमेशा की तरह मिंग बिना किसी चोट के बच निकला। मिंग ने कहा कि उसके पास एक ऐसी ट्रेट है जिससे उस पर मामूली हमलों का असर नहीं होता, जिसे सुनकर हीरो को शक हुआ कि शायद वो अमर है। उसने आगे कहा कि अबिस ऐसे जीवों से भरा पड़ा है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्किल्स की समझ से बाहर हैं, और इनमें कुछ शापित चीजें भी शामिल हैं। मिंग ने समझाया कि ये कर्ज एक तरह की सजा है जो उसे बहुत ज्यादा ताकत के बदले मिली है, और उसे बिना डरे मौत को गले लगाना होगा। गॉड्स ने उसे अनडेड ट्रेड दी थी, पर इसे पाने के लिए उसने अनगिनत लोगों को मार दिया और उनका सारा सामान हड़प लिया। गॉड्स को उसके कारनामों के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने उसे वो ट्रेड दी जिसकी उसे बहुत तलाश थी, मगर इसके बदले उन्होंने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। हीरो ने उसे मारने के लिए हमला किया और मिंग को जमीन में धंसा दिया, जबकि उसका दिमाग उस अनडेड ट्रेड के बारे में ही सोच रहा था। दूर से शान चिल्लाया कि ये अबिस की उस अफवाह को सच साबित करता है कि प्रोफेशन बदलते वक्त मॉन्स्टर्स अपनी ट्रेड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। उसने समझाया कि अनडेड ट्रेड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो उसे अनलिमिटेड हीलिंग देती है जब तक कि उसकी एनर्जी खत्म न हो जाए। अचानक मिंग का हाथ जमीन फाड़कर बाहर निकला और उसने खुद को ऊपर खींच लिया। उसने हीरो को बताया कि मौत से ठीक पहले उसने अमरता को छू लिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा खड़ा हो पाया। तब से वो बदकिस्मती का एक अकेला सितारा बन गया है। उस पल के बाद उसके साथी एक एक करके मरने लगे। वो खुद मरे हो या उसने उन्हें मारा हो, ये साफ नहीं है, पर यह मानना मुश्किल है कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका नाम इतना बदनाम हो गया कि कई गेम चेंजर्स ने उसके साथ किसी भी मिशन पर जाने से मना कर दिया। मिंग ने कहा कि ये वही कीमत थी जो उसने अमरता को छूने के लिए चुकाई थी। हालांकि वो टेक्निकली मर चुका है, पर वो इसी तरह जिंदा रहता है। फिर उसने अपनी विश ऑफ डेथ स्किल एक्टिवेट की, जो सिर्फ खास मौकों पर ही चलती है, और पूरी ताकत के साथ प्रोटोगोनिस्ट पर टूट पड़ा। मिंग ने जब अपनी कॉम्बैट टेक्निक और कर्स पावर का खतरनाक इस्तेमाल किया तो हीरो को डर महसूस होने लगा। जवाब में प्रोटोगोनिस्ट ने ब्लड नाइटमेयर कार्ड एक्टिवेट कर दिया। मिंग अपनी तलवार से बार बार लगातार हमले करता रहा। जब ये चिंग ने ये सब देखा तो उसे शक होने लगा कि क्या अनडेड ट्रेड को वाकई कभी हराया नहीं जा सकता। मिंग को अपनी जीत का पूरा भरोसा हो गया जब उसने प्रोटोगोनिस्ट की एबिलिटीज को देखा। उसी वक्त हमारे हीरो ने एक ग्रीन कार्ड इस्तेमाल किया, जो उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट था, और एक भूतिया रीपर मिंग पर झपटा। मिंग को वो वेपन फिजिकल नहीं लगा, ये किसी स्किल के असर जैसा लग रहा था। हमारे हीरो ने बताया कि ये एक डिस्पेयर ट्रेट है। अगर कोई इससे मरता है तो ये ट्रेट ट्रिगर हो जाती है। साथ ही इसके असर से एचपी और माना दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। चूंकि मिंग की बॉडी पहले से ही टेक्निकली मरी हुई है, इसलिए हर हिट के साथ ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है। हीरो ने आगे कहा कि मिंग सिर्फ अपनी माना की वजह से जिंदा है। अनडेड के लिए हेल्थ बार का कोई मतलब नहीं होता, उसकी असली जान तो उसके माना पूल में है। मिंग ने ये बात मानी और वो इम्प्रेस हुआ कि प्रोटोगोनिस्ट ने इतनी जल्दी ये सब पता लगा लिया। हीरो ने कहा कि अब इस रूल्स की पावर पर चलता है और हर पहेली का एक हल होता है। एक ताकतवर दुश्मन बेवकूफ हो सकता है, बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला कमजोर हो सकता है, और यहाँ तक कि जिसका शरीर अमर हो उसकी भी कोई ना कोई कमी जरूर होती है। उसी तरह वो दुश्मनों को अपनी जान दांव पर लगाने वाले जालों में फंसाता है। वो उन्हें यकीन दिला देता है कि वे उसकी बराबरी कर सकते हैं, पर बहुत कम लोग ही उसे ऐसे चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता। उसने बताया कि वही गलतफहमी वो कमजोरी है जो वो जानबूझकर दिखाता है। मिंग मान गया और बोला कि अब इसमें बचने के लिए इन रूल्स को समझना जरूरी है, और हीरो में भी ऐसी कोई कमी जरूर होगी। उसका मानना था कि 6 खास खूबियों में से कोई एक तो ऐसी होगी जिसमें प्रोटोगोनिस्ट कमजोर होगा। हीरो ने जवाब दिया कि वो दूसरों से अलग है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हर जगह बराबर बंटे हुए हैं, क्योंकि वो एक हेक्सागोनल वॉरियर है। मिंग के जख्मों को भरते हुए देख उसने सोचा कि इससे पहले कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए, इस लड़ाई को खत्म करना ही बेहतर है। उसने अपने हर स्टैट को लिमिट तक ले जाकर एक और जोरदार हमला किया। मिंग को एहसास हुआ कि हीरो अपनी ताकत के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। चिंग ने पक्का किया कि वो हर तरह की टेक्निक में मास्टर है। वो जानता है कि सिर्फ फिजिकल हमलों से मिंग को नहीं मारा जा सकता, पर लगातार हमले करने से उसका माना खत्म हो जाएगा और वो हील नहीं कर पाएगा। एक बार वो खत्म हो गया तो मिंग भी हार जाएगा। हीरो ने लगातार हमले जारी रखे ताकि मिंग की बची हुई सारी एनर्जी खत्म हो जाए। उसने फिर से हार्वेस्ट डिस्पेयर का इस्तेमाल किया और लड़ाई के दौरान पूछा कि क्या मिंग का माना कम हो रहा है। इस बार ऐसा लग रहा था कि हीरो का पलड़ा भारी है, पर मिंग ने शांति से उसे याद दिलाया कि हर मुश्किल पहेली का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। फिर उसने जमीन पर गिरे हुए एक टेडी बेयर को देखा। हीरो का ध्यान उस पर गया और वो सोचने लगा कि ये उसके हाथ से कब गिरा। उसी वक्त मिंग का हाथ टूटने लगा और उसके टुकड़े होने लगे। उसने अपने दूसरे हाथ से प्रोटोगोनिस्ट को मारा और उसे सीधे फर्श पर पटक दिया। उसने साफ कह दिया कि उसे दखलंदाजी पसंद नहीं है,
चाहे वो उसके अपने साथी ही क्यों ना हो। पर उसे ये प्रोटागोनिस्ट दूसरों से अलग लगा, एक ऐसा इंसान जिसमें अब भी अच्छाई बची है, जैसा कि उसने उस शख्स को बचाने की कोशिश की जिसे चिंग बेकार समझता है। इसी वक्त चिंग ने प्रोटागोनिस्ट का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चिंग ने डिमांड की कि वो अपनी बहन की जान और शॉन में से किसी एक को चुने। ये बातें सुनकर प्रोटागोनिस्ट दंग रह गया। उसे अपनी बहन को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि उसने चिंग को पहले ही कह दिया था कि वो मर चुकी है। चिंग ने अपना हाथ पीछे खींचा और पूछा कि उसने कब कहा था कि वो मर गई है। उसने माना कि वो बस उस टेडी बेयर के जरिए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, और फिर बताया कि उसे असल में पता है कि वो अभी कहाँ है। चिंग हंसने लगा और बोला कि उसकी बहन भी मरने के मामले में उसी की तरह जिद्दी है। प्रोटागोनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज था और उसने मिंग से साफ साफ बताने को कहा। कुछ घंटों पहले चिंग बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। उनमें से एक ने झो को पकड़ रखा था और वो बेबस होकर रो रही थी। उसे लगा कि मिंग उसे बचाने नहीं आएगा, जैसा उसने पहले ही कह दिया था, और उसे अपने भाई की याद आने लगी जिसने उसके पैर के इलाज के लिए इतनी मेहनत की थी। वो कभी उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। रोते हुए उसने भगवान से दुआ की कि उसे लड़ने की ताकत दे। तभी अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने एक नई स्किल अनलॉक की थी जिसका नाम था शेप शिफ्टिंग। पलक झपकते ही वो एक विशाल भालू बन गई और कुछ ही सेकंड में अपने आसपास के मॉन्स्टर्स का खात्मा कर दिया। उसके अचानक बदलने की वजह साफ थी। जो लोग अब इसके असर में आते हैं उनके अंदर की छिपी हुई पावर्स जागने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मिंग तुरंत पहचान गया कि झो भी उन्हीं में से एक है। वो उस पर हमला करने ही वाला था, क्योंकि उसने सुना था कि अब इस लोगों के होश उड़ाकर उन्हें सचमुच का मॉन्स्टर बना देता है। इसी बीच भालू बनी झो वहां खड़ी होकर रो रही थी और पूछ रही थी कि उसे क्या हो गया है। उसने नोटिस किया कि वो बहुत लंबी हो गई थी और अचानक चलने के काबिल हो गई थी, जो उसे बहुत अजीब लगा। मिंग ने उससे पूछा कि क्या वो पागल हो गई है और उसे अपना नाम बताने को कहा। जब उसने सही जवाब दिया तो उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह अब इसके कंट्रोल में नहीं आई है। उसने उसे आईना देखने को कहा और तभी उसे समझ आया कि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वो पैनिक करने लगी और सोचने लगी कि वो अब अपने भाई का सामना कैसे करेगी। वो इस हालत में उससे कैसे मिल सकती थी। उसने मिंग से वापस इंसान बनने का तरीका पूछा, पर उसने कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। आखिरकार ये उसकी अपनी स्किल थी, मिंग की नहीं। फिर वो मुड़ा और बोला कि वो अपना मिशन पूरा करते हुए उसके भाई को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर वो अब उसके साथ नहीं आना चाहती तो वो भी ठीक है। जाने से पहले उसने उसे टेडी बेयर दिया और कहा कि अगर वो उसके भाई से मिले तो उसे बता दे कि उसे खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मिंग ने भालू को एक्सेप्ट किया और अपना वादा दिया। प्रेजेंट में वापस आते हुए मिंग कहता है कि अब इस लड़ाई में उसका पलड़ा भारी है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। शॉन ये सुनकर काफी एंग्जाइटी में आ जाता है कि जो अभी भी जिंदा है। मिंग फिर जो कि इस हालत के पीछे का असली रीजन रिवील करता है। ये सब डॉक्टर शॉन की गलती है। अभी इसका आना भी उसी की वजह से शुरू हुआ था। शॉन के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी वजह से लिन शुयान की मौत हो गई थी। उसके दुखी पिता ने बदला लेने का सोचा और हॉस्पिटल के अंदर अबीस का गेट खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी का इस्तेमाल किया ताकि वो शॉन की लैब और उसकी सारी रिसर्च को तबाह कर सके। आदमी को पता था कि एक रेस्क्यू टीम शॉन को ढूंढने आएगी, इसलिए उसने डॉक्टर को हमेशा के लिए अबीस के अंदर फंसाने का प्लान बनाया। मिंग ने उस पिता का सामना किया और पूछा कि क्या उसे अपने किए के अंजाम पता है, लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया कि ऐसे रिजल्ट्स उसके लिए कोई नई बात नहीं है। प्रेजेंट में डॉक्टर शॉन कहता है कि उसने पहले ही शुयांग के लिए कॉम्पेंसेशन प्लान बना लिया था और उसके पिता से जुड़े मामले भी हैंडल कर लिए थे। वो आगे कहता है कि वो वैसे भी बचने वाली नहीं थी और उसका ट्रीटमेंट उसकी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा था। प्रोटैगनिस्ट, जो अब काफी परेशान है, पूछता है कि क्या शॉन ने जो को भी इसी तरह यूज किया था। पैनिक होकर डॉक्टर कसम खाता है कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। वो समझाता है कि उसके आने से पहले ही वो अबीस में गिर गई थी और वो उसकी मदद करने में लाचार था। इसके अलावा जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लिया था उन्होंने अपनी मर्जी से किया था और उसने उन सबको पैसे दिए, चाहे वो बचे या नहीं। कॉम्पेंसेशन शब्द सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आगे झपटता है और डॉक्टर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। डॉक्टर शॉन जमीन पर गिरकर मुंह से खून निकालता है और ताना मारता है कि वो तो चल भी नहीं सकती थी, तो वो किसी ऐसी यूजलेस इंसान के लिए क्यों लड़ रहा है। वो कहता है कि वो बस एक इंसान के तौर पर उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने जॉब चेंजर्स की मदद के लिए साइंटिफिक रिसर्च में खुद को कुर्बान कर दिया होता तो उसका सम्मान होता। प्रोटैगनिस्ट अपने रिसाइकल्ड हाथों से डॉक्टर को पकड़ लेता है और कहता है कि शॉन कभी नहीं समझेगा। वो ही उसकी आखिरी फैमिली है जो उस डिजास्टर के बाद बची है। शॉन हकलाते हुए कहता है कि उसका वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, बड़े बड़े हाथों ने उसे फर्श पर पटक दिया। प्रोटैगनिस्ट उसे कॉलर से ऊपर खींचता है और दहाड़ते हुए कहता है कि शॉन खुद इतना बेकार है कि नरक भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उसे मिंग की तरफ फेंकता है और ठंडे लहजे में कहता है कि अब शॉन उसका हुआ। मिंग रुकता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उनके बीच एग्रीमेंट हो गया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब उसके लिए सिर्फ उसकी बहन की सेफ्टी मैटर करती है। जैसे ही वो वहां से जाता है, मिंग डॉक्टर की तरफ बढ़ता है और डिक्लेयर करता है कि वो उसे मार देगा
जिससे उसकी मर्सनरी ड्यूटी और उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश दोनों पूरी हो जाएंगी। डॉक्टर पैनिक में पूछता है कि मिंग किस कमीशन की बात कर रहा है और ऑफर देता है कि उस बूढ़े आदमी ने जो भी दिया है वो उसका डबल पे करेगा। मिंग जवाब देता है कि एक इंसान की सिर्फ एक ही जान होती है, वो उसका डबल देने की उम्मीद कैसे कर सकता है। शॉन कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। मिंग दरवाजे की तरफ जाते हुए प्रोटैगनिस्ट को देखता है और आवाज देता है कि अगली बार वो उसके साथ एक प्रॉपर फाइट करना चाहेगा। प्रोटैगनिस्ट उस जगह पहुंचता है जो मिंग ने बताई थी, जहां उसकी बहन को रखा गया था। जो दीवार के पीछे से बाहर आती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो पूछती है कि क्या वो सच में उसका भाई है। प्रोटैगनिस्ट देर से आने के लिए माफी मांगता है। वो अपना सिर हिलाती है और कहती है कि माफी उसे मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उसे खतरे में डालती है और एक बोझ बनी रहती है। ये किंग उसे प्यार से कहता है कि अब कोई मॉन्स्टर्स नहीं बचे हैं और वो सेफ है, लेकिन जो कहती है कि वो गलत है। अभी भी उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और अपनी तरफ इशारा करते हुए कन्फेस करती है कि वो एक मॉन्स्टर बन गई है। वो मानती है कि वो हमेशा अपने भाई की मदद करने के लिए अपनी चेयर से उठना चाहती थी। हर चीज के लिए उस पर डिपेंड रहने की वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी और वो इसके बजाय उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन अब उसे अजीब महसूस हो रहा है। तो दिलासा देने के लिए प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि बहुत से लोग जो इंसान दिखते हैं वो मॉन्स्टर से बेहतर नहीं है, लेकिन उसके जैसे लोग चाहे वो मॉन्स्टर में बदल भी जाएं, फिर भी उनका दिल साफ होता है। वो पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा मानता है। वो सिर हिलाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसका काम मॉन्स्टर से निपटना है। उसे फर्क पता है। चिंग कमरे में बिखरी हुई लाशों को देखता है और पूछता है कि क्या उसने उन्हें मारा है। वो नोटिस करता है कि वो अब काफी स्ट्रांग लग रही है, जो अपना सिर हिलाती है और कहती है कि उसने उन सभी बीस्टमैन को नहीं मारा। वो एक की तरफ इशारा करती है और समझाती है कि ट्रांसफॉर्म होने के तुरंत बाद उसने सिर्फ इसी मॉन्स्टर को मारा था। प्रोटैगनिस्ट उसे चीयर करता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वो पहले ही हाई लेवल पर पहुंच गई है। अचानक उसकी बॉडी एक बार फिर चमकने लगती है। कुछ ही पलों बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और जमीन पर गिर जाती है। कंफ्यूज होकर वो सोचती है कि वो वापस कैसे बदल गई। उसका भाई समझाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में माना का इस्तेमाल होता है। जैसे ही उसका माना खत्म हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, ये सिर्फ उसकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी है। भालू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो आराम से चल सकती है। वो उसे उठाता है और उसे जॉब चेंजर बनने पर बधाई देता है। वो अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो आखिरकार उसकी तरह लड़ सकती है। चिंग उसे व्हील चेयर पर बिठाता है और वादा करता है कि वो उसे फिर कभी अबीस जैसी खतरनाक जगह पर नहीं जाने देगा। वो पूछती है कि क्या वो यहाँ आते समय किसी से मिला था। वो तेवर चढ़ाते हुए पूछता है कि उसका मतलब किससे है, जो एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जो काफी हद तक उसी की तरह दिखता था। जब उसने उस अजनबी को अपने भाई के बारे में बताया तो उसने उससे मिलने की इच्छा जताई, क्योंकि उसे लगा कि उनमें कुछ समानताएं हैं। उस आदमी ने यह भी दावा किया कि उसके भाई को मारना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि खुद को मारना। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट उसकी व्हील चेयर को दरवाजे की तरफ ले जाता है, वो उसकी कहानी सुनकर बड़बड़ाता है कि ये सुनने में ऐसा इंसान नहीं लग रहा जिससे उसकी पटेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने कमरे में शांति से सो रहा होता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज तुरंत उसे टोकती है और कहती है कि वो कई दिनों से नहीं आया है, सिटी पब्लिक मार्केट वाले काम के बाद से। उस आदमी की आवाज तेज हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है कि उसकी ब्लड ओथ वाले आदमी के साथ अकेले जाने की हिम्मत कैसे हुई। प्रोटैगनिस्ट अपने अंकल से माफी मांगता है और समझाता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें जल्दी कैश मिल रहा था। वो आदमी पूछता है कि क्या वो अभी भी स्कैवेंजर का काम कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे यकीन दिलाता है कि उसने अपना रास्ता नहीं बदला है, अभी भी एक स्कैवेंजर ही है। उसके अंकल की आवाज फ्रस्ट्रेशन और चिंता की वजह से फिर से तेज हो जाती है। वो बहस करता है कि प्रोटैगनिस्ट अभी भी जवान और इनएक्सपीरियंस्ड है और उसे डर है कि उसके साथ कुछ हो न जाए। वो उसे सावधान रहने के लिए भी याद दिलाता है और जोर देता है कि उसे अपनी बहन का भी ख्याल रखना है। कॉल खत्म होती है और प्रोटैगनिस्ट अपने अंकल की चिंता के लिए उनका शुक्रगुजार होता है। उसके तुरंत बाद उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है कि जिंगरान ने उसके अकाउंट में 2.4 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके साथ ही वो एक मैसेज भी छोड़ती है। उसने उसके कहे मुताबिक सारी चीजें अपने नाम से बेच दी और उसे याद दिलाती है कि उसे थैंक यू बोलना न भूले। इतने सारे जीरो को देखकर उसके चेहरे पर खुशी चमक उठती है। तो शुरू से यही प्लान था कि वो जिंगरान के जरिए अपनी लूट बेचेगा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी फेम की वजह से लोग आइटम की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठाएंगे। कल रात वो अबीस से काफी सारा सामान लेकर आया था। जब जिंगरान ने इस बारे में पूछा तो उसने कैजुअली कह दिया कि वो बस कचरा बीन रहा था और उसे ये सामान मिल गया। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने सच जानने के लिए दबाव डाला। उसने समझाया कि वो उन हाई क्लास आइटम्स को अब यूज नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि वो टेक्निकली कचरा ही थे। जिंगरान ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये काफी पैथेटिक है। वो अभी भी लेवल एक स्कैवेंजर था,
फिर भी अब वो फिजिकली काफी डेवलप्ड दिख रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि हाल ही में वो काफी कुछ झेल चुका है और इसकी वजह से वो काफी मैच्योर हो गया है। जिंगरान को एहसास हुआ कि स्कैवेंजर जॉब अभी भी ग्रेट जॉब चेंज टेबल में लिस्टेड नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो नॉर्मल तरीकों से लेवल अप नहीं कर सकता था। लेकिन उसने पॉइंट आउट किया कि शायद स्ट्रांग बनने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है। उसने समझाया कि वो सिर्फ कचरा उठाता है और एक अजीब तरीके से ये लॉजिकल लग रहा था कि कोई सिर्फ ऐसा करके स्ट्रांग बन सकता है। फिर उसने पूछा कि क्या वो सच में वर्ल्ड कमेटी के पास जाकर हंटर एग्जाम देने का इरादा रखता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अबीस से लाए गए सभी सामानों के लिए एक लीगल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या हंटर एग्जाम पास करने से वो सच में कानूनी रूप से अबीस में जा पाएगा। उसने जवाब दिया कि वो अब तक बिना परमिशन के वहां जा रहा था और अगर पकड़ा गया तो उसे जेल हो सकती थी। उसने समझाया कि एग्जाम इसलिए बनाया गया है ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि क्या कोई इंसान इंस्ट्रक्टर को यकीन दिला सकता है कि वो एक ऑफिशियल हंटर के तौर पर अबीस में जाने के लायक है। उसे एग्जाम के लिए एक रेफरी की भी जरूरत होगी। क्योंकि उसे उसकी एबिलिटीज पर भरोसा था, उसने उसके लिए गवाही देने का ऑफर दिया और वादा किया कि वो उसे कामयाब होने में मदद करेगी। उसने उससे पूछा कि क्या उसे वाकई लगता है कि वो ये कर पाएगा। जवाब में उसने अपने लोगों से सब कुछ अपने नाम से बिकवाया और अपना सपोर्ट देते हुए कहा कि उसने पास्ट में उसकी मदद की थी और अब उसकी बारी है। अब प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट बिस्तर से उठता है और बड़बड़ाता है कि इस बार वो सच में उसका कर्जदार है। अचानक उसे फर्श पर एक डिलीवरी बॉक्स दिखाई देता है। जो बताती है कि उसने उसके लिए बेंटो ऑर्डर किया है और कहती है कि उसके घर में तो किचन भी नहीं है। वो कहता है कि वो आज बहुत जल्दी जाग गई है। जो जवाब देती है कि अबीस से वापस आने का ये उसका पहला दिन है और उसका बस बिस्तर पर पड़े रहने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अपना ब्रेकफास्ट खाता है